के बड़े से हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था। उस घर के हर एक इंसान के चेहरे पर अजीब सी कशमकश थी। ऐसे में सबसे बीच वाले सोफे पर बैठे एक बूढ़े इंसान ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? ऐसा कैसे हो सकता है? उसके सामने वाले सोफे पर किसी राजा की तरह बैठे एक लड़के ने अपने पांव टेबल पर चढ़ा दिए और एक के ऊपर एक पांव रखते हुए बोला, लगता है इस घर के लोगों को सुनाई कम देता है और उनका दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। वैसे आगोश अग्निहोत्री को अपनी बातें दोहराना पसंद नहीं, लेकिन आप लोग तो मेरी होने वाली बीवी के परिवार वाले हैं, तो आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। मैं आपके परिवार की बेटी से शादी तो करूंगा, जरूर करूंगा। आगोश कभी अपने जुबान से नहीं मुकरता, लेकिन मेरी होने वाली बीवी तान्या नहीं, शिवन्या होगी, और ये आगोश अग्निहोत्री का आखिरी फैसला है। अब आप सोचिए कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। इस रजावत अंपायर को अपनी आंखों के सामने डूबते हुए देखना चाहते हैं या फिर शिवन्या को मेरे हवाले करना चाहते हैं? इतना कहकर वो लड़का अकड़ कर वहाँ से जाने लगा, लेकिन जाते जाते वो अचानक रुक गया और मुड़कर फिर से सबकी आंखों में आंखें डालकर बोला, वैसे जो चीज मुझे चाहिए होती है मैं उसे कैसे भी हासिल कर लेता हूँ, या तो छीन कर या तो बर्बाद करके। इसलिए अगर आप लोग अपनी बेटी से प्यार करते हैं तो उसे मेरे हवाले कर दीजिएगा। इसी में उसकी और आप सबकी भलाई होगी, क्योंकि जो मेरा नहीं होता उसे मैं किसी और का होने नहीं देता। अपनी बात कहते वक्त उस आदमी के चेहरे पर इतनी हैवानियत थी जिसे देखकर वहां पर मौजूद हर एक इंसान दहल गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आगोश का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में आग की लपटें थी। शायद इसलिए किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वो पलटकर आगोश को कोई जवाब दे पाए। ये है हमारी कहानी का हीरो आगोश अग्निहोत्री। हाइट 6 फुट 1 इंच, रंग बिल्कुल साफ, 6 पैक एब्स वाली मस्कुलर बॉडी, गहरी नीली आंखें और काले रंग के घने बाल। दिखने में किसी भी मूवी के हीरो से कम नहीं है, लेकिन क्वालिटी सारी की सारी विलन वाली। जो उसे चाहिए वो किसी से भी छीन लेता है, चाहे उसके लिए फिर उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। उसका दिमाग किसी धधकते हुए ज्वालामुखी की तरह गर्म और दिल किसी रेगिस्तान की तरह बंजर है। आगोश के वहां से जाने के बाद पूरे राजावत मेंशन में इस वक्त मातम छाया हुआ था। कोई ये नहीं जानता था कि आगोश की शर्त को शिवन्या के सामने कैसे रखा जाए। वहीं दूसरी ओर एक छोटे से खूबसूरत से फार्म हाउस की छत पर 2 लड़के खड़े हुए थे, जिसमें से एक ने कहा, यार ऋषि, तूने शिवन्या में ऐसा क्या देख लिया जो तू अब उससे शादी करने वाला है? जहाँ तक मैं तुझे जानता हूँ तू तो अलग अलग तितलियों का शौकीन है। फिर शिवन्या ने तुझ पर ऐसा क्या जादू कर दिया कि तू उसका ही बनकर रहना चाहता है? दूसरा लड़का, जिसका चेहरा आसमान की तरफ था, उसने मुड़कर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, तू कभी नहीं समझेगा। ये समझने के लिए प्यार होना जरूरी है। जिस दिन तुझे प्यार हो जाएगा ना, उस दिन तुझे अपने आप समझ आ जाएगा कि प्यार में ऐसा क्या है जो हमें किसी एक इंसान से बांध कर रख देता है। शिवन्या सिर्फ एक लड़की नहीं है, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मेरा प्यार है, मेरा मोटिवेशन है, मेरे लिए मेरी जिंदगी है। इनफैक्ट जिंदगी से बढ़कर है। मेरी जिंदगी का हर एक पल अब से मैं उसके नाम करना चाहता हूँ। ऋषि ने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से एक लड़की आकर उसके गले लग गई। उस लड़की के हाथ पर अपना हाथ रखते ही ऋषि अचानक से बोला, शिवन्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऋषि ने शिवन्या का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा कर दिया। शिवन्या ने एक प्यारी मासूम मुस्कान के साथ कहा, इस इडियट को ये दिखाने लाई थी कि जैसा वो मेरे ऋषि के बारे में सोचता है, मेरा ऋषि वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ऋषि मुझे बहुत प्यार करता है, मुझ पर अपनी जान छिड़कता है, खुद से पहले मेरे बारे में सोचता है। पता है, मैं इस दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ जिसे तुम मिले। इतना कहते ही शिवन्या ऋषि के गले लग गई। ये है हमारी कहानी के हीरोइन शिवन्या रजावत। हाइट 5 फुट 8 इंच, रंग बिल्कुल गोरा, किसी आसमान से उतरी परी की तरह, लंबे काले घने बाल, परफेक्ट फिगर और गहरी ब्राउन रंग की शहद जैसी मीठी आंखें जिसमें किसी का भी डूब जाने को जी करे। जब शिवन्या ऋषि के गले लगी हुई थी तभी ऋषि ने उस लड़के की तरफ कुछ इशारा किया, जिसके बाद वो लड़का मुस्कुराकर वहां से चला गया। उसके जाते ही ऋषि ने शिवन्या को खुद से दूर किया और शिकायती लहजे में बोला, अच्छा, तो इसका मतलब कि तुम्हें मेरे प्यार पर शक था, इसलिए तुम और विदित मिलकर मेरा लॉयल्टी टेस्ट ले रहे थे, है ना? शिवन्या ने गिल्टी आवाज में कहा।
नहीं तो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने तो उसे कहा था कि तुम कभी मुझे धोखा नहीं दे सकते, लेकिन वो था कि मानने को ही तैयार नहीं था। इसलिए मैंने उससे कहा कि वो जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि मुझे मेरे ऋषि पर पूरा भरोसा है। लेकिन अगर इस बात से तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम। शिवन्या अपने कान पकड़ने ही वाली थी, तभी अचानक ऋषि ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे अपनी हथेलियां में रखते हुए बोला, वैसे नाराज तो मैं हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें सॉरी नहीं, कुछ और करना पड़ेगा। शिवन्या को ऋषि की बात का मतलब समझ नहीं आया। ऋषि ने फिर कहा, अब तो हम दोनों के घर वालों को भी हमारे बारे में सब कुछ पता है, और मॉम डैड भी शादी के लिए देर नहीं करना चाहते। वो तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारे दादाजी से मिलकर हमारी शादी की डेट फिक्स करना चाहते हैं। क्या तुम उनसे इस बारे में बात कर लोगी, ताकि मैं मॉम डैड को तुम्हारे घर भेज सकूं? ऋषि की ये बात सुनते ही शिवन्या बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसने ऋषि को गले लगा लिया। यहाँ एक तरफ जहाँ ऋषि और शिवन्या अपने आने वाले फ्यूचर के सपने बुन रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक आदमी एक छोटे से बल्ब के नीचे कुर्सी से बंधा हुआ था। उसके हाथ बांधे गए थे और उसके होंठों के किनारे से खून निकल रहा था। वहीं उसके सर पर भी काफी चोट लगी हुई थी। उसके सामने जो टेबल पड़ी हुई थी, उसके ऊपर एक बंदूक रखी हुई थी और सामने राजा की तरह बैठा हुआ आगोश था। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मिश्रा, मुझसे दगाबाजी करके, क्योंकि मैं झूठ तो एक बार के लिए फिर भी माफ कर देता हूँ, लेकिन धोखा और गद्दारी मैं कभी माफ नहीं करता। जो तुमने किया है उसकी एक ही सजा है, ये रही रिवॉल्वर। इसे लेकर अपने आप को गोली मार दो, वरना अगर मैं मौत देने पर उत्तर आया तो दोबारा जन्म लेने में भी डर लगेगा। उसे आदमी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर प्लीज सर, मुझे एक मौका दे दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं साबित कर दूंगा कि मैं आपका वफादार हूँ। मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, प्लीज सर। अब तक आगोश के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। ऐसा लग रहा था वो बिल्कुल शांत था, लेकिन उस आदमी की बात सुनते ही उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा आ गया और उसने टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए कहा, तुम्हारे सॉरी से मेरी वो डील वापस नहीं आएगी। आगोश अग्निहोत्री को नंबर 1 रहने की आदत है और तुम्हारी वजह से ये डील आज मेरी कंपनी को छोड़कर उस मल्होत्रा की कंपनी को मिल गई। मैं अपनी हार इतनी आसानी से तो नहीं भूल पाऊंगा, लेकिन हाँ, जिसकी वजह से ये हार मेरी किस्मत में आई है, उसे जरूर उस दिन पर अफसोस होगा जिस दिन उसने मुझसे गद्दारी करने का फैसला किया था। इतना कहकर आगोश ने अपना एक हाथ आगे किया। उसके बगल में खड़े आदमी ने उसके हाथों में एक फोन रखा। आगोश ने सामने बैठे आदमी को दिखाते हुए कहा, ये मेरे लोग हैं जो फिलहाल तुम्हारे घर पर बैठे हुए हैं। अगर इस बंदूक से अगली 1 मिनट में तुमने अपनी जान नहीं ली तो वो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। फैसला तुम्हारा है, किसकी जान ज्यादा प्यारी है तुम्हें, अपनी या अपने परिवार की। वैसे चिंता मत करना, अगर तुम अपनी जान मेरे बताए हुए तरीके से आराम से ले लेते हो तो मैं तुम्हारे परिवार की पूरी जिंदगी जिम्मेदारी उठाऊंगा। और ये आगोश अग्निहोत्री का वादा है। तुम्हारी 1 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। आगोश की पूरी बात सुनने के बाद वो इंसान असमंजस में था। वो बार बार पहले आगोश को और फिर उस बंदूक को देख रहा था। वो आगोश को बहुत अच्छी तरह से जानता था, इसलिए समझ सकता था कि अगर उसने आगोश के कहीं मुताबिक अपने आप को गोली नहीं मारी और अपनी जान नहीं ली तो आगोश सच में उसके परिवार को खत्म कर देगा। इसी सोच में 30 सेकंड बीत चुके थे। उसे देखकर लग रहा था कि उसने अपनी और अपने परिवार की जान के बीच में अपने परिवार की जान बचाने का फैसला किया था। उसने बिना एक भी सेकंड गवाए तुरंत उस बंदूक को लिया और अपने सर पर तान दी। कुछ ही सेकंड में उसने ट्रिगर दबा दिया और गोली उसके सर के पार हो गई। वहीं उसकी मौत हो गई। उस आदमी के खून के कुछ छींटे आगोश के कोट पर भी लगे हुए थे। उसने बड़ी ही आराम से बगल से कुछ टिश्यू उठाए और अपने कोट को साफ करते हुए अपने पास खड़े आदमी से कहा, इसकी लाश को जंगल में फेंकवा देना और पुलिस के सामने ये प्रूव कर देना कि इसने खुदकुशी की है और खुदकुशी की वजह अपने बॉस से गद्दारी करने का गिल्ट। रजावत मेंशन। घर वापस लौटते वक्त शिवन्या बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, घर का माहौल देखकर वो शॉक रह गई। हॉल में उसके दादाजी परेशान यहाँ वहाँ घूम रहे थे। उसकी माँ शिवांगी राजावत सोफे पर बैठी हुई गंगा जमुना बहा रही थी, तो वहीं उसके पापा महेंद्र राजावत भी परेशानी में सबको कॉल लगा रहे थे।
शिवन्या को अपने सामने दरवाजे पर खड़ा देख उसकी बहन तान्या, जिसका अभी अभी आगोश से रिश्ता टूटा था, वो रोते हुए भागकर अपने कमरे में चली गई। सबको इतनी चिंता में देखकर शिवन्या भी काफी परेशान हो गई। उसने अंदर आते ही पूछा, क्या हुआ, आप सबका चेहरे उतरे हुए क्यों है? और ये तान्या को क्या हो गया? आज सुबह तक तो बड़ा चहक रही थी उस गब्बर से शादी के नाम से, अब अचानक क्या हो गया उसे? किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कुछ घंटे पहले उनकी आगोश से जो भी बात हुई वो शिवन्या को कैसे समझाएं। सब जानते थे कि शिवन्या ऋषि से कितना प्यार करती थी और दोनों जल्दी एक दूसरे से शादी करने वाले थे और घर वालों को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब अचानक शिवन्या की शादी आगोश से कैसे हो सकती थी? सवाल का जवाब न मिलने पर शिवन्या ने फिर एक बार पूछा, कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर क्या हुआ है? आप सब इतने परेशान क्यों हैं? कुछ तो बताइए। क्या होगा जब शिवन्या को पता चलेगा कि आगोश की नजर अब उस पर पड़ चुकी थी और बहुत ही जल्द उसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली थी? क्या शिवन्या आगोश से शादी करने के लिए मानेगी? अचानक ऐसा क्या हो गया जो तान्या को छोड़कर आगोश ने शिवन्या से शादी करने का फैसला किया? घर पर सबके उतरे हुए चेहरे देखकर शिवन्या ये तो समझ गई थी कि जरूर कोई ना कोई बात थी। उसके बार बार पूछने पर भी कोई कुछ नहीं कह रहा था। तब आखिरकार उसने थोड़ी सी ऊंची आवाज में पूछा, आप लोगों ने घर का माहौल ऐसा क्यों बनाकर रखा है जैसे किसी का मातम मन रहा हो? कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा कि यहाँ पर हुआ क्या है? शिवन्या की बात सुनकर तान्या, जो कि अभी अभी ऊपर गई थी, वो हाथ में कुछ पेपर लेकर आई और आते ही उसे शिवन्या के मुंह पर मारते हुए बोली, ये हुआ है। तान्या का ये रिएक्शन देख शिवन्या कुछ देर तक समझ ही नहीं पाई कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया था जो उसकी बहन उससे इतना बुरा बर्ताव कर रही थी। तभी दादाजी ने थोड़े से कठोर आवाज में कहा, तान्या, अपने आप पर काबू रखो। जो कुछ भी हुआ उसमें शिवन्या की क्या गलती है? तान्या ने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में कहा, इसकी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है कि आप लोगों के कहने पर मैं आगोश से शादी करने के लिए तैयार हो गई। मैंने आप लोगों से एक सवाल तक नहीं किया। जैसा आप लोगों ने मुझे करने के लिए कहा, मैंने वैसा ही किया। और अब वो आगोश मुझसे सगाई करने के बाद, पूरी दुनिया के सामने मेरा मजाक बनाने के बाद, मेरी ही बहन से शादी करना चाहता है। आप पूछिए ना इससे कि इसने ऐसा क्या किया है जो आगोश सगाई के बाद अब मुझे छोड़कर इससे शादी करना चाहता है। तान्या की बात सुनकर शिवन्या एकदम शॉक्ड रह गई, क्योंकि उसे तो अभी तक इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो तो खुशी खुशी घर पर अपनी और ऋषि की शादी की बात करने वाली थी। शिवन्या कुछ देर के लिए चुपचाप वहीं खड़ी रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा था। उसने अपने पापा और दादाजी की तरफ देखकर पूछा, पापा, दादू, ये तान्या क्या बोल रही है? मेरी शादी, और वो भी उस आगोश अग्निहोत्री से? कभी नहीं। आप तो जानते हैं ना कि मैं ऋषि से प्यार करती हूँ, और आप लोग तो मेरी और ऋषि की शादी के लिए तैयार थे। तो अब ये सब? शिवन्या के पापा ने नीचे पड़े हुए कागज उठाए और शिवन्या की तरफ देखकर कहा, ये सब हमारे ही गलती है बेटा। हमने ही आगोश पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया, और अब वो हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। हमें इस कदर मजबूर कर रहा है कि हमारे पास कोई और रास्ता ही ना बचे। कैसी मजबूरी, कैसा भरोसा पापा? बात क्या है, आप साफ साफ बताइए। शिवन्या ने अपने पापा से पूछा। शिवन्या के पापा महेंद्र जी कोई जवाब दे पाते उससे पहले ही उन लोगों के पीछे से एक सर्द लेकिन तेज आवाज सुनाई दी। मुझे पता था तुम लोगों का यही फैमिली ड्रामा चल रहा होगा, इसलिए मुझे खुद यहाँ आना पड़ा। वो क्या है ना मिस शिवन्या, आपके दादू, पापा और चाचू तीनों ने मिलकर मेरी कंपनी से एक बहुत बड़ा लोन लिया था। साथ ही उनके कहने पर मैंने उनकी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी किया था। बदले में ये मुझे अपनी एक बेटी देने वाले थे। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये लोग मुझे तान्या की जगह तुम्हें दें। मेरा मतलब है कि तान्या की जगह तुमसे मेरी शादी हो। आगोश की बात सुनते ही शिवन्या को बहुत गुस्सा आ गया। उसने लगभग चिल्लाते हुए आगोश से कहा, तुम समझते क्या हो अपने आप को? लड़की क्या कोई चीज होती है जो आज ये पसंद आई कल वो? और मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। तुम जैसे इंसान से कोई शादी कैसे कर सकता है? मुझे तो तान्या के लिए बुरा लग रहा था कि वो तुम जैसे इंसान के साथ जिंदगी भर के लिए बंधने जा रही है। जाहिर है तुम जैसा इंसान जो लोगों को सिर्फ खिलौना समझता है,
उसे प्यार, दिल, विश्वास, इन सब चीजों के मायने नहीं पता होंगे, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं ऋषि से प्यार करती हूँ। ऋषि मल्होत्रा मेरा बॉयफ्रेंड, और मैं उसी से शादी करूंगी। सुना तुमने? शिवन्या की इतनी ऊंची आवाज और तीखी तेवर देखकर आगोश को बहुत गुस्सा आ गया। उसने शिवन्या की बाह कसकर पकड़ लिया और उसे सबके सामने अपने करीब खींचते हुए कहा, पहली बात तो आगोश, अग्निहोत्री को रिजेक्शन पसंद नहीं है, तो मुझे ना कहने की हिम्मत तो तुम करना मत। और दूसरी बात, तुमसे यहाँ पर किसी ने तुम्हारी राय जाननी नहीं चाहिए, ये फैसला है जो तुम्हें मानना ही होगा। शिवन्या ने अपना हाथ आगोश के हाथों से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आगोश की पकड़ इतनी मजबूत थी कि शिवन्या नाकामयाब हो गई। उसने फिर कहा, कभी नहीं, कभी नहीं, मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। बार बार शिवन्या के मुंह से ना सुनते ही आगोश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो वहां पूरे परिवार के सामने ही शिवन्या को अपने साथ घसीटते हुए ऊपर के एक कमरे में ले गया। ये कमरा शिवन्या का था। उसने शिवन्या को कमरे के अंदर धक्का दिया और खुद कमरे के अंदर जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। सब घर वाले ये सारा तमाशा देख रहे थे। सब आगोश और शिवन्या के पीछे पीछे शिवन्या के कमरे तक पहुंच गए। उन्होंने बाहर से दरवाजा खटखटाने की बहुत कोशिश की, मिन्नतें भी की, लेकिन आगोश ने दरवाजा नहीं खोला। उसने अंदर से ही कहा, होने वाले पति और पत्नी के बीच कुछ जरूरी बातें चल रही हैं, तो आप लोग अच्छे परिवार की तरह नीचे बैठकर इंतजार कीजिए। थोड़ी ही देर में आपकी पोती खुशखबरी के साथ आपके पास आएगी। घर में इस वक्त किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी जो आगोश के खिलाफ जा सके, और जो कुछ भी हो रहा था उसे रोकना अब नामुमकिन लग रहा था। इसलिए दादाजी ने सबको नीचे जाने के लिए कहा। सब परेशान हाल में इधर उधर घूम रहे थे। वहीं कमरे में आगोश ने आराम से बिस्तर पर पसरते हुए शिवन्या से कहा, इस वक्त तुम्हारे सर पर छत है, खाने के लिए खाना है और पहनने के लिए इतने अच्छे कपड़े हैं, लेकिन सोचो क्या होगा अगर तुमने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया और तुमने शादी से पहले जहर खाकर अपनी जान दे दी, तो तुम्हारे परिवार का तो भारी नुकसान हो जाएगा। सड़क पर आ जाएंगे वो लोग। तुम्हें पता है जितना बड़ा अमाउंट का उन लोगों ने मुझसे लोन लिया है ना, वो तो अपना सारा कारोबार बेचकर भी नहीं चुका पाएंगे। शिवन्या आंखें फाड़ फाड़ कर आगोश को देख रही थी और आगोश को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने टशन में शिवन्या को चिढ़ाते हुए और उसे और प्रेशराइज करने के लिए कहा, और मैं सिर्फ धमकी नहीं देता आगोश, अग्निहोत्री उस धमकी को सच करके भी दिखाता है। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो याद रखना, तुम्हारे परिवार के पास सर छुपाने के लिए ना ही छत बचेगी, ना ही खाने के लिए खाना, और ऐसी हालत करूंगा उन लोगों की कि कोई भीख भी नहीं देगा। इसलिए अगर अपने परिवार की भलाई चाहती हो और चाहती हो कि वो लोग उसी शान से जिए जिस शान से अब तक रजावत परिवार जीता आया है, तो चुपचाप कल शादी के मंडप में पहुंच जाना। शिवन्या की आंखों में अब तक आंसू भर आए थे। वो गुस्सा करके, चिल्ला करके देख चुकी थी, लेकिन आगोश पर उसके गुस्से या चिल्लाने का कोई असर नहीं हो रहा था। इसलिए इस बार उसने हाथ छोड़कर आगोश के सामने अपने घुटने टेक दिए और बोली, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अगर ये शादी हो गई तो तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मेरी भी। और जरा तान्या के बारे में सोचो, तुम हम सबकी जिंदगी से क्यों खेलना चाहते हो? मैं तुम्हें कभी वो प्यार नहीं दे पाऊंगी जो मैं ऋषि से करती हूँ, तो फिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? तान्या तो तुमसे इतना प्यार करती है ना। शिवन्या को घुटनों के बाल जमीन पर बैठा देख आगोश ने बेचारा सा चेहरा बनाते हुए कहा, अरे मेरी होने वाली बीवी इस तरह जमीन पर पड़ी रहेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उसने अपने एक हाथ से शिवन्या को खड़े होने के लिए मदद की और उसे उठाकर बोला, वो क्या है ना तुम्हारी बहन, तान्या में वो बात नहीं जो तुम में है। तुम उससे काफी अलग हो। आज तक उसने ऊंची आवाज में मुझसे बात करने की तक कोशिश नहीं की और तुमने मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे मना करने की जुर्रत दिखाई है। और मुझे हमेशा से ऐसी ही बीवी चाहिए थी जो मेरी टक्कर की हो। तो इमोशनल ड्रामा बंद करो, क्योंकि इसका मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। शिवन्या की ये ट्रिक भी आगोश के सामने फेल हो गई थी। ये देख उसने अपनी मुट्ठियां बंद कर ली और कहा, तुम इंसान हो या जानवर? तुम्हारे सीने में दिल है या नहीं? क्या तुम्हें एक बात समझ नहीं आती कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती,
आगोश ने मुड़कर एक तीखी मुस्कुराहट के साथ कहा, सही पहचाना, मैं एक जानवर ही हूँ और मेरे सीने में दिल नहीं है और ना ही मुझे प्यार जैसी फालतू चीजों से कोई फर्क पड़ता है। तो अगर तुम्हें ये गलत फहमी है कि तुमसे प्यार की वजह से मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए तो तुम सिर्फ मेरी वो बीवी होगी जो मेरी हर जरूरत का ख्याल रखेगी। और वैसे भी तुम जैसी लड़कियों का गुरूर तोड़ने का तो मजा ही कुछ और होता है। आगोश ने अपनी एक उंगली शिवन्या के गालों पर घुमाई और उसे अजीब नजरों से घूरने लगा। आगोश कमरे से बाहर निकल ही रहा था, तभी शिवन्या ने कहा, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना? बहुत शौक है तुम्हें मुझसे शादी करने का। तो ठीक है, मैं तुमसे शादी सिर्फ 2 शर्तों पर करूंगी। शिवन्या की बात सुन आगोश के कदम रुक गए। उसने मुड़कर मुस्कुराकर शिवन्या की तरफ देखा और कहा, तुम इस वक्त शर्त रखने के काबिल नहीं हो। ना ही तुम मेरे सामने कोई शर्त रख सकती हो, ना ही मैं उसे मानने के लिए मजबूर हूँ। लेकिन फिर भी आगोश अग्निहोत्री का दिल इतना भी तंग नहीं है कि अपने होने वाली बीवी की ख्वाहिश पूरी न कर पाए। क्या शर्त है तुम्हारी, बताओ? शिवन्या ने आगोश के पास आकर कहा, पहली शर्त, आज के बाद तुम कभी मेरे परिवार को परेशान नहीं करोगे। अगर तुम्हारी वजह से उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उसी वक्त मैं इस शादी को खत्म कर दूंगी और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। और मेरी दूसरी शर्त, तुम मेरे पति तो बन जाओगे, लेकिन मुझे छूने का हक तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम बिना मेरी इजाजत के मुझे कभी नहीं छू पाओगे। शिवन्या ने ये सब कुछ आगोश की आंखों में आंखें डालकर बिना डरे कह दिया था। ये देखकर आगोश अपने कदम शिवन्या की तरफ आगे बढ़ाने लगा। शिवन्या भी उसके हर बढ़ते कदम के साथ एक कदम पीछे जा रही थी। पीछे एक बड़ी सी दीवार थी जहां जाकर शिवन्या रुक गई। वो वहां से निकलती इससे पहले ही आगोश ने दोनों तरफ अपने हाथ रख दिए और उसकी गर्दन की तरफ झुकते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें छूने के लिए मुझे तुम्हारे पति होने के टैग की जरूरत है? वो तो मैं बिना तुम्हारा पति बने भी कर सकता हूँ। एंड ट्रस्ट मी बेब, मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और जहां तक रही तुम्हारे परिवार की बात, तो जब तक तुम एक आदर्श पत्नी की तरह मेरी हर बात मानती रहोगी, तब तक तुम्हारा परिवार चैन की सांस लेता रहेगा। और ये आगोश अग्निहोत्री का वादा है। अब चले, नीचे सब गुड न्यूज का इंतजार कर रहे हैं। आगोश ने एक कदम पीछे हटकर शिवन्या के जाने के लिए रास्ता बना दिया। शिवन्या कमरे का दरवाजा खोलकर भागते हुए नीचे हॉल में आ गई और अपने दादू के गले लग गई। शिवन्या की दादू लाचार होकर ये सब देख रहे थे। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि आज उनकी वजह से उनकी पोती इस मुसीबत में फंस गई थी। आगोश भी उसके पीछे पीछे नीचे आ चुका था। शिवन्या की आंखों में आंसू देखकर उसके दादू, पापा और चाचा तीनों बहुत गुस्से में थे, लेकिन आगोश के सामने आवाज उठाने की हिम्मत उनकी भी नहीं थी। सबकी नजरें अपने ऊपर देख आगोश ने कहा, माय डियर ब्यूटीफुल वुड बी वाइफी, सब तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। बताओ, सबको क्या फैसला है तुम्हारा? शिवन्या ने एक हाथ से कसकर अपने दादू को गले लगा लिया और दूसरे हाथ से अपने पापा का हाथ थाम लिया और बोली, मुझे ये शादी मंजूर है। गुड गर्ल, ये शादी कल होगी, सारी तैयारियां हो जाएंगी। आप लोग बस तैयार होकर अग्निहोत्री मेंशन पहुंच जाइएगा। इतना कहकर आगोश अपने कोट के बटन बंद करते हुए वहां से निकल गया। आज वो किसी तूफान की तरह शिवन्या की जिंदगी में दाखिल हुआ था और सब कुछ बर्बाद करके वहां से चला गया था। उसे जाते हुए देख शिवन्या ने अपने आप से पहुंचते हुए मन में कहा, तुम्हें अपने इस फैसले पर जिंदगी पर अफसोस होगा, आगोश अग्निहोत्री, एंड आई विल मेक श्योर दिस। क्या सच में शिवन्या आगोश से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी? क्या होगा जब ऋषि को इस बारे में पता चलेगा? आखिर आगोश क्यों करना चाहता था शिवन्या से शादी? आगोश की धमकियों से डरकर शिवन्या ने उससे शादी करने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन उसने मन ही मन ठान ली थी कि वो आगोश को उसके इस फैसले पर पछतावा करवा कर रहेगी। जैसे ही आगोश वहां से निकला, उसके कुछ लोग और बॉडीगार्ड घर के अंदर दाखिल हुए और एक के बाद एक घर के सभी मेंबर का फोन छीन लिया। ये देख शिवन्या ने गुस्से में पूछा, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? हमारे फोन क्यों छीन रहे हो? आगोश का असिस्टेंट, जो अब तक वहीं पर खड़ा हुआ था, उसने शिवन्या से कहा, भाभी जी, वो क्या है ना,
चीफ ने कहा है कि जब तक आपकी और चीफ की शादी नहीं हो जाती तब तक आप में से कोई भी किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए आप सबके फोन भी ले लिए जा रहे हैं और साथ ही आपके घर के टेलीफोन कनेक्शन भी काटने पड़ेंगे। फोन छीनने और टेलीफोन कनेक्शन कट करने के बाद वो सब भी वहां से चले गए। परेशान शिवन्या ने सोचा था कि वो ऋषि को कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी ताकि ऋषि इसमें से बाहर निकलने में उसकी हेल्प कर सके, लेकिन अब उसकी इस उम्मीद पर भी पानी फिर चुका था। शिवन्या अपने पापा के पास आई और उनके गले लगते हुए बोली, पापा, क्या कोई और रास्ता नहीं है? क्या हम कुछ नहीं कर सकते? वो आदमी नहीं जानवर है। मैं उस आदमी के साथ जिंदगी कैसे बिताऊंगी? और आप तो जानते हैं ना कि मैं ऋषि से कितना प्यार करती हूँ। मैं अपनी जिंदगी में ऋषि के अलावा कभी किसी और को इमेजिन भी नहीं कर सकती। शिवन्या की बात सुन वहां पर खड़ी अनुप्रिया, जो कि तान्या की माँ थी और कब से ये सारा तमाशा देख रही थी, उन्होंने शिवन्या को ताना देते हुए कहा, अगर तुम्हें शादी से इतनी ही प्रॉब्लम थी तो फिर तुमने सबके सामने आगोश को हाँ क्यों कहा? ये अच्छी बात है, कभी हाँ तो कभी ना। तुम्हारा तो मुझे समझ ही नहीं आता शिवन्या। अब तो मैं ये भी नहीं समझ पा रही हूँ कि आगोश हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है या फिर तुम। अनुप्रिया की इतनी जली कटी बातें सुन शिवन्या की आंखों से आंसू निकलने लगे। तभी उसके दादाजी ने अनुप्रिया को डांटकर चुप करवा दिया। ये तुम क्या बोल रही हो बहू? एक तो मेरी बच्ची हमें बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही है और तुम उसे ही खरी खोटी सुना रही हो। दादाजी की बात पर अनुप्रिया ने मुंह बना लिया और तान्या को लेकर अपने कमरे में चली गई। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। लेकिन आज की रात किसी की भी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ परेशानी थी। अपने कमरे में बिस्तर पर सोई शिवन्या सोच रही थी कि आखिर ऋषि से कैसे कांटेक्ट करें और जो कुछ भी हुआ उसके बारे में उसे कैसे बताएं। रात के करीब 3 हम रहे थे। शिवन्या को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। वो करवटें ही बदल रही थीं। तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और वो तुरंत बिस्तर से खड़ी होकर अपने स्टडी टेबल पर चली गई। वहां पर पड़े लैपटॉप को खोलकर उसने तुरंत वाईफाई ऑन किया और अपना मेल बॉक्स खोला। शिवन्या ने ऋषि को एक मेल लिखा और उसे सेंड किया, लेकिन वो मेल सेंड ही नहीं हो पा रहा था। बार बार कोशिश के बाद भी शिवन्या नाकामयाब हो रही थी। तभी उसका ध्यान अपने इनबॉक्स में एक अननोन मेल पर गया जो आज ही शाम को उसे किसी ने भेजा था। उस मेल में एक वीडियो फाइल अटैच थी। शिवन्या ने तुरंत वो वीडियो ओपन किया और उसे प्ले किया। पहले तो ब्लैक स्क्रीन के सिवा और कुछ नहीं था, लेकिन फिर उसे स्क्रीन पर आघोष का चेहरा दिखाई दिया, जो आराम से किसी महाराज की तरह एक आलीशान रिक्लाइनर पर बैठा हुआ था। माय डियर वाइफी, मुझे पता था कि तुम बहुत स्मार्ट हो, ऐसी कोई ना कोई हरकत तो जरूर करोगी, इसलिए मैंने पहले से ही इंटरनेट जैमर लगवा दिया था। लेकिन तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि तुम्हारा होने वाला पति कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। आई एम सॉरी कि तुम अपने उस लवर, आशिक या मजनू, क्या नाम है उसका, हाँ ऋषि मल्होत्रा, उसे मैसेज भेजने की कोशिश कर रही होगी। खैर चलो, तुम्हारा काम मैं आसान कर देता हूँ। कल शादी के तोहफे में मैं तुम्हें तुम्हारे लवर से जरूर मिलवाऊंगा और ये मेरा वादा रहा। लेकिन तब तक मेरी होने वाली बीवी मेरे अलावा और किसी से बात नहीं कर सकती। आघोष का ये मैसेज देखकर शिवन्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में टेबल पर अपना हाथ पटक दिया। तभी सामने से आघोष की फिर से आवाज सुनाई दी, अरे अरे, गुस्से में कहीं अपने आप को चोट मत पहुंचा लेना। वो क्या है, चोट लगी दुल्हन अच्छी नहीं लगेगी, और हाँ, बहुत देर रात हो चुकी होगी तो जाकर सो जाना। वो क्या है ना, कल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है और कल की रात भी तो तुम्हें जागना ही है ना। यू नो व्हाट आई मीन। चलो अब अच्छी बीवी की तरह जाकर सो जाओ। गुड नाइट माय डियर वाइफी। इस कोशिश के भी नाकामयाब होने के बाद शिवन्या जाकर बिस्तर पर लेट गई और कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। जब उसकी आंख खुली तब सुबह के करीब 11 बज रहे होंगे। शिवन्या उठकर फ्रेश हुई और आकर वापस बिस्तर पर बैठकर वो लगातार यही सोच रही थी कि ऋषि तक अपना मैसेज कैसे पहुंचाए। कुछ देर सोचने के बाद शिवन्या ने अपना पर्स और कार की चाबी उठाई और घर के बाहर निकल गई। लेकिन वो मेन गेट से बाहर जा पाती उससे पहले ही कुछ गार्ड ने उसे घेर लिया और उनमें से एक ने कहा, मैडम, आप घर के बाहर नहीं जा सकती। चीफ का ऑर्डर है कि जब तक ये शादी नहीं हो जाती तब तक आप या घर से कोई बाहर नहीं निकल सकता।
आगोश के इन सारे रिस्ट्रिक्शन से परेशान होकर आखिरकार शिवन्या ने उस बॉडीगार्ड पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे चीफ को मुझसे शादी करने का बड़ा शौक है ना, तो क्या अब मैं तैयार होने के लिए पार्लर भी नहीं जा सकती? शिवन्या को लगा था कि इस तरह वो वहां से बचकर निकल जाएगी, लेकिन इस वक्त उन लोगों के पीछे से आगोश के असिस्टेंट की आवाज आई, जिसने कहा, आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है भाभी जी, चीफ ने पहले से ही इन सब का इंतजाम कर लिया है। आगोश का असिस्टेंट समर अपने साथ कुछ लड़कियों को लेकर आया था। वो उन सब को लेकर घर के अंदर चला गया और एक नंबर डायल करके फोन शिवन्या के हाथों में थमा दिया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, दूसरी तरफ से आगोश की वही सर्द और भारी आवाज सुनाई दी, गुड मॉर्निंग वाइफी, मैंने शहर के बेस्ट डिजाइनर से तुम्हारे लिए शादी का लहंगा भिजवाया है और शहर की बेस्ट ब्यूटिशियन तुम्हें घर पर ही तैयार कर देगी, तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब तुम तैयार हो जाओगी तब समर खुद तुम सबको लेकर यहाँ आ जाएगा। वो क्या है ना, बाहर बहुत धूप है और मैं अपनी प्यारी वाइफी को इस तरह बाहर धूप में यहाँ वहाँ भटकते हुए नहीं देख सकता। सी यू इन द इवनिंग। आगोश ने शिवन्या को कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया और फोन काट दिया। इस वक्त शिवन्या भी बेबस और लाचार थी, क्योंकि उसके हाथों में अब कुछ नहीं था, इसलिए वो भी चुपचाप उन ब्यूटिशियन और डिजाइनर के साथ अपने कमरे में चली गई। रजावत मेंशन को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि आज इस घर की बेटी की शादी थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरे घर में मातम मनाया जा रहा हो। सब बेमन से ही इस शादी के लिए तैयार हो रहे थे। सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन अब तक शिवन्या को एक भी मौका नहीं मिला था कि वो ऋषि तक अपना मैसेज पहुंचा सके। तभी एक ब्यूटिशियन उसके मेकअप का फाइनल टचअप करके वहां से जा रही थी। शिवन्या ने कुछ सोचकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, देखिए, मुझे सिर्फ एक कॉल करना है, सिर्फ एक फोन कॉल। हमारे घर के सारे टेलीफोन कनेक्शन काट दिए गए हैं और हम सबके फोन छीन लिए गए हैं। मेरा ये मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी है, ये मेरी जिंदगी का सवाल है, प्लीज आप मुझे एक कॉल करने दीजिए। इस वक्त उस कमरे में उस ब्यूटिशियन और शिवन्या के अलावा और कोई भी नहीं था। शिवन्या उस ब्यूटिशियन का चेहरा देखते ही समझ गई थी कि वो काफी डरी हुई थी। उसने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं पूरा ख्याल रखूंगी, प्लीज सिर्फ एक फोन कॉल। शिवन्या उसे लड़की के सामने गिड़गिड़ा रही थी, मिन्नतें कर रही थी। आखिरकार उस लड़की ने हामी भर के धीरे से अपना फोन शिवन्या को दे दिया, जिसे लेकर शिवन्या वॉशरूम में चली गई। उसने ऋषि को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन ऋषि का कॉल लगातार बिजी जा रहा था। अब तक समर अंदर कमरे में आ चुका था और उसने ब्यूटिशियन को देखकर कहा, भाभी जी कहाँ है? अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? हमें जल्दी से जल्दी निकलना है, शादी का मुहूर्त 5:30 बजे का है। चीफ कब से उनका इंतजार कर रहे हैं। ब्यूटिशियन काफी घबराई हुई थी। उसने हकलाते हुए कहा, वो सर मैडम वॉशरूम गई है, अभी आ जाएगी। समर ने ब्यूटिशियन की तरफ बिना देखे ही कहा, ठीक है, उन्हें जल्दी बाहर लेकर आओ, तब तक मैं गाड़ियां रेडी करवा देता हूँ। शिवन्या ने बाहर से समर की आवाज सुन ली थी और वो समझ चुकी थी कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए उसने जल्दी से एक मैसेज टाइप किया और ऋषि को भेज दिया। वॉशरूम से बाहर आते ही शिवन्या ने उस ब्यूटिशियन को उसका फोन दे दिया और कहा, थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कुछ ही देर में सब वहां से आगोश के घर अग्निहोत्री मेंशन जाने के लिए निकल चुके थे। शिवन्या रिलैक्स लग रही थी। उसने मन ही मन सोचा, मैंने ऋषि को मैसेज कर दिया है, बस आई होप कि शादी शुरू होने से पहले ही वो वहां पहुंच जाए और इस तमाशे को यहीं रोक दे। कुछ देर में वो सब अग्निहोत्री मेंशन पहुंच चुके थे। अग्निहोत्री मेंशन को किसी दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। बाहर से पूरा घर रोशनी में डूबा हुआ था, लेकिन जैसे ही सब घर के अंदर दाखिल हुए, अंदर ज्यादा लोग दिखाई नहीं दिए। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर सिर्फ घर वाले ही मौजूद थे। अग्निहोत्री मेंशन के उस बड़े से लिविंग हॉल में बीचों बीच एक मंडप बनाया हुआ था, जिसमें पंडित जी बैठे हुए थे और कुछ मंत्र बोल रहे थे। वहीं उनके आसपास आगोश के दादा दादी खड़े हुए थे और लाचारी से ये सब होता हुआ देख रहे थे। रजावत परिवार को वहां देख आगोश के दादा दादी और माँ बाप दोनों उन लोगों के पास आए और हाथ जोड़कर सर झुकाकर आगोश के दादाजी ने कहा,
आगोश ने जो भी तमाशा किया उसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन आप भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि आगोश के खिलाफ जाने की हिम्मत इस घर में भी कोई नहीं करता। मैं जानता हूँ कि आपको आगोश का ये फैसला बहुत बुरा लगा होगा, जिस तरह से उसने अचानक तान्या से सगाई तोड़कर शिवन्या से शादी करने का फैसला किया। लेकिन एक बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा आगोश बुरा लड़का नहीं है। अगर उसने ये फैसला लिया है तो जरूर इसके पीछे कोई ठोस वजह होगी। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। शिवन्या, जो कि अपने परिवार के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी हुई थी, वो आगोश के दादाजी की बात सुन मन ही मन आगोश को कोसते हुए बोली, वाह, वो जानवर, वो कभी किसी का भला चाह सकता है क्या? मुझे तो भरोसा नहीं है इस बात पर। भलाई, प्यार, विश्वास, इन सब चीजों से कोसों दूर है वो। पता नहीं मैंने ऐसी क्या गलती की है जिसकी सजा के रूप में आगोश से मुझे शादी करनी पड़ रही है। बस अब शादी की विधियां शुरू होने से पहले ऋषि किसी भी हालत में यहाँ पहुँच जाए और इस बकवास को यहीं रोक दे। शिवन्या अपनी सोच में ही गुम थी। तभी आगोश की दादी और माँ दोनों ने आगे आकर शिवन्या को एक नजर देखा। आगोश की दादी ने शिवन्या की नजर उतारी और उसकी माँ ने शिवन्या के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। वैसे तो हर लड़की शादी के जोड़े में बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से कोई परी जमीन पर उतर आई हो। आगोश की माँ ने बिल्कुल सही कहा था। लाल रंग के इस जोड़े में शिवन्या किसी परी से कम नहीं लग रही थी। काले घने बाल, जिसका जोड़ा बनाकर उसमें मोगरे का गजरा लगाया हुआ था। उसके हाथ के कंगन की खनक पूरे हॉल में जान डाल रही थी। उसका खूबसूरत मांग टीका, जो उसके आधे फोरहेड को कवर कर रहा था, और उसके बीचों बीच बिल्कुल नीचे लाल रंग की वो छोटी सी बिंदी, जो शिवन्या के इस दुल्हन वाले लुक पर 4 चांद लगा रही थी। हालांकि शिवन्या ने मेकअप बहुत कम लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी उसकी एक मुस्कुराहट पर आज लाखों लोग दिल हारने वाले थे। सबके बीच यही बातचीत चल रही थी। तभी आगोश उस लिविंग हॉल के सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ दिखाई दिया। उसके आते ही पूरा माहौल, जी अब तक खुशनुमा और प्लेजेंट सा था, वो अचानक डार्क और ठंडा हो गया। आगोश का ऑरा वहाँ पर हर कोई महसूस कर पा रहा था। आगोश के आते ही पूरे लिविंग हॉल में सबके मुंह पर ताला लग गया। बिल्कुल सन्नाटा। क्या ऋषि वक्त पर पहुंचकर इस शादी को रोक पाएगा? क्या होगा अगर आगोश और ऋषि का आमना सामना हुआ? क्या शिवन्या को कभी पता चलेगा कि आगोश उससे ही शादी क्यों करना चाहता था? क्या चल रहा था आगोश के दिमाग में, और क्या होगा इस शादी का अंजाम? दूल्हे के लिबास में आगोश अब तक लिविंग हॉल में आ चुका था। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। वहीं आगोश के आने पर वहां का माहौल पूरी तरह से सन्नाटे में डूब गया था। शिवन्या के दादाजी ने आगोश के दादाजी से पूछा, क्या बात है सूर्यभान जी, यहाँ पर कोई मेहमान नजर नहीं आ रहे क्या? लेकिन वो इससे आगे कुछ बोल पाते उससे पहले ही आगोश ने बीच में कहा, दादा ससुर जी, जब दूल्हा यहाँ है, दुल्हन यहाँ है, पंडित जी हैं, और आशीर्वाद देने के लिए चंद घर वाले भी, तो फिर बाहर के लोगों का क्या काम? और वैसे भी आपकी पोती की जिंदगी का जो तमाशा होने वाला है, उसे देखने के लिए आप लोग ही काफी हैं। हाँ, जब मेरा मन करेगा तब ये तमाशा पूरी दुनिया भी देख पाएगी, लेकिन तब तक आप ये एंजॉय कीजिए। अपनी बात पूरी करते ही आगोश ने शिवन्या का हाथ कसकर पकड़ लिया और खींचकर उसे अपने साथ मंडप में ले आया। दोनों मंडप में बैठ गए थे और पंडित जी ने मंत्र बोलना भी शुरू कर दिया था। इस बीच लगातार शिवन्या की आंखें दरवाजे पर ही गरही हुई थीं, जैसे उसे किसी के आने का इंतजार हो। ऐसे ही काफी वक्त बीत गया। अब तक ऋषि वहां तक नहीं पहुंचा था, जिसे देखकर शिवन्या काफी ज्यादा घबराई हुई थी। उसके हाथ पांव ठंडे हो रहे थे और कांप रहे थे। उसकी नजर दरवाजे से हट ही नहीं रही थी। उसे इस तरह दरवाजे पर टकटकी लगाए देख आगोश ने धीरे से उसके कानों में कहा, क्या हुआ, तुम्हारा मैसेज मिलने के बाद भी नहीं आया वो? अरे अरे अरे, कितनी बुरी बात है। इतना कहते ही आगोश के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसकी बात सुनते ही शिवन्या के होश उड़ गए। वो आंखें फाड़कर आगोश की तरफ देख रही थी। ये देख वो बोला, क्या हुआ? यही सोच रहे हो ना कि मुझे कैसे पता है? तुम्हें क्या लगा तुम ब्यूटिशियन के पास से उसका फोन लेकर अपने उसे आशिक को मैसेज करोगी, उसे कॉल करने की कोशिश करोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा?
माय डियर वाइफी, मेरी इजाजत के बगैर अब तुम सांस भी नहीं ले सकती। कॉल करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि हमारी शादी में तुम्हारा वो लवर जरूर मौजूद होगा। आघोष अग्निहोत्री अपने वादे का पक्का है। अगर वो कभी कोई वादा करता है तो उसे पूरा भी करता है। उन दोनों की बातें चल ही रही थीं कि इतने में पंडित जी ने जोर से कहा, अब वर की बहन आकर वर वधू का गठबंधन कर दे। मंडप के पास ही जहां आघोष का पूरा परिवार खड़ा हुआ था, वहीं पर दो लड़कियां भी खड़ी हुई थीं, जिनकी उम्र करीब 19-20 साल होगी। एक ने ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था और दूसरी ने पिंक कलर का। ये है आघोष अग्निहोत्री की दोनों बहनें, सिया अग्निहोत्री और अविशा अग्निहोत्री। सिया दिखने में काफी भोली, मासूम और क्यूट लड़की थी, जबकि अविशा को देखते ही मालूम पड़ता था कि उसे बहुत लाड़ प्यार से बड़ा किया है और काफी बिगाड़ा गया है। सिया घर में सबकी लाडेली थी और वो भी सबसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अविशा सिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जैसे ही सिया आगे बढ़कर आघोष और शिवन्या का गठबंधन करने वाली थी, तभी अविशा ने एक हाथ से उसे रोक दिया और बोली, तुमने सुना नहीं? पंडित जी ने कहा गठबंधन बहन करेगी। अविशा की बात सुनकर सिया ने अपने कदम पीछे हटा ली। आघोष की मां विशाखा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर अपनी पलकें झटक दी। सिया समझ रही थी कि उन्हें अविशा के इस बिहेवियर से बुरा लगा होगा, इसलिए उसने बिना कुछ कहे ही उनका हाथ थामकर एक हल्की सी मुस्कुराहट दे दी। कुछ ही देर में अविशा ने आघोष और शिवन्या का गठबंधन कर दिया, जिसके बाद पंडित जी ने उन्हें फेरों के लिए खड़े होने के लिए कहा। आघोष को पता चल था कि शिवन्या ने ऋषि को मैसेज किया था, इसलिए शिवन्या की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी कि ऋषि वहां कर इस शादी को रोक लेगा। भारी मन और आंखों में बड़े बड़े आंसू लिए शिवन्या आघोष के पीछे पीछे चलकर फेरे ले रही थी। 7 फेरे पूरे होने के बाद आघोष ने शिवन्या की मांग में सिंदूर भरा और उसे मंगलसूत्र पहना दिया। शादी खत्म होते ही उन दोनों ने सबसे आशीर्वाद लिए। इसके बाद आघोष ने अपने असिस्टेंट की तरफ कुछ इशारा किया। वो असिस्टेंट कुछ ही देर में ऋषि को लेकर वहां आ गया। ऋषि को वहां देखते ही शिवन्या ने उसकी तरफ आगे बढ़ने को हुई, लेकिन उसके लहंगे का दुपट्टा आघोष की शेरवानी के शॉल के साथ बंधा हुआ था, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाई। तभी आघोष ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बीवी, अब तुम मेरे साथ एक कभी न टूटने वाले बंधन में बंध चुकी हो। आघोष ने शिवन्या का हाथ पकड़ा और उसे लेकर ऋषि के सामने आकर खड़ा हो गया। ऋषि की आंखों में इस वक्त गुस्सा था। गुस्से के मारे उसकी आंख लाल हो चुकी थी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वहीं दूसरी तरफ शिवन्या इस गिल्ट में थी कि उसने ऋषि को धोखा दिया था, इसलिए वो ऋषि से नजरें तक नहीं मिल पा रही थी। अचानक ही ऋषि ने आघोष का कॉलर पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा आघोष अग्निहोत्री। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिवन्या से शादी करने की? शिवन्या मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। लेकिन ऋषि इससे आगे कुछ कर पाता उससे पहले ही आघोष के बॉडीगार्ड ने ऋषि को घेर लिया और उसके सर पर बंदूक रख दी। अपने आप को छुड़ाकर आघोष ने अपने कपड़े ठीक किया और बोला, करेक्शन मिस्टर मजनू, वो तुम्हारी थी, अब वो मेरी है। मेरी लीगली वेरिड वाइफ मिसेस शिवन्या आघोष अग्निहोत्री। आघोष के बॉडीगार्ड ने ऋषि को पकड़ रखा था। तभी आघोष ऋषि के पास आया और धीरे से उसके कान में बोला, तुम्हें क्या लगा था इतनी आसानी से तुम आघोष अग्निहोत्री को हरा दोगे और वो बस देखता रह जाएगा? अब तुम्हें पता चलेगा कि आघोष अग्निहोत्री हमेशा नंबर 1 क्यों रहता है। तुम्हारी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी तो अब मेरे पास है। अब मैं देखता हूँ कि तुम क्या करते हो। शिवन्या को दूर से सुनाई नहीं दे रहा था कि आघोष ऋषि से क्या कह रहा था। आघोष की बातें सुन ऋषि ने एक नजर शिवन्या की तरफ देखा, जिसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ था और जिसके गले में मंगलसूत्र था। गुस्से में तिलमिला रहे ऋषि ने शिवन्या से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था शिवन्या कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करोगी। तुम इस आदमी से शादी कर लोगी, जबकि तुम्हें पता है कि ये मेरे और मेरी फैमिली का कितना बड़ा दुश्मन है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना। प्यार के इतने दावे किए थे तुमने मुझसे, कितने ही वादे किए थे और एक पल में सब तोड़ दिए। शिवन्या उसकी बातों का कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही आघोष ने बीच में कहा, कम ऑन यार मजनू,
आज तो हमारी शादी की पहली रात है, इस तरह ये बोरिंग बातें करके हमारा मूड खराब मत करो। हमें कंग्रेचुलेशन विश करो ताकि अब हम अपने कमरे में जा सके और अपनी शादी की पहली रात एंजॉय कर सके। अगले ही पल आगोश ने अपने सर से सेहरा उतरा और शिवन्या का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से अपने से साथ ले जाने लगा और जाते जाते बोला, तमाशा खत्म, अब आप सब अपने अपने कमरे में जा सकते हैं और रजावत परिवार अपने घर वापस जा सकता है। आगोश का कमरा। अब तक रात हो चुकी थी। आगोश शिवन्या को जबरदस्ती अपने साथ अपने कमरे में ले आया और कमरे के अंदर आते ही उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। शिवन्या ने गुस्से में अपना हाथ आगोश के हाथों से छुड़ाया और वापस दरवाजे की तरफ जाने लगे। तभी आगोश ने फिर से शिवन्या को अपने करीब खींच लिया और उसकी कमर पर हाथ रख उसे खुद से चिपका लिया। कहाँ जा रही हो बीवी? अपना नया कमरा पसंद नहीं आया तुम्हें? वैसे अब पूरी जिंदगी तुम्हें इसी कमरे में रहना है, तो इस कमरे की आदत डाल दो। शिवन्या ने अपनी पूरी ताकत से आगोश का हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि शिवन्या चाहकर भी उसे आजाद नहीं हो पा रही थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारे साथ एक कमरे में रहने से तो बेहतर है कि मैं अकेली किसी सड़क पर रह लूं। आज तुमने ठीक नहीं किया। तुम मुझसे शादी तो कर ही चुके थे ना, जोर जबरदस्ती से, धमकाकर, ब्लैकमेल करके। तो फिर ऋषि को यहाँ बुलाकर हम दोनों के जले पर नमक छिड़क कर क्या साबित करना चाहते थे तुम? आगोश ने बेचारा सा चेहरा बनाते हुए कहा, ये बड़ी गलत बात है बीवी। एक तो मैंने तुम्हारी विश पूरी की, तुम ही चाहती थी ना कि वो इस शादी में आए। हाँ, जानता हूँ तुम इसलिए चाहती थी कि वो आकर तुम्हें यहाँ से मुझसे बचा कर ले जाए, लेकिन शायद तुम एक बात भूल रही हो कि तुम्हारा पति कोई मामूली इंसान नहीं, आगोश अग्निहोत्री है, और आगोश अग्निहोत्री जो खेल खेलता है उसमें सिर्फ वही जीतता है। चलो अब चुपचाप जाकर अपने कपड़े बदल लो और अच्छी बच्ची की तरह आराम से सो जाओ। शिवन्या ने गुस्से में उसे आंखें दिखाते हुए कहा, ना ही मुझे चेंज करना है, ना ही मुझे सोने जाना है। मुझे इस कमरे से बाहर जाना है, अभी के अभी। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रह सकती। इस बार शिवन्या ने आगोश को थोड़ा सा पीछे धक्का दिया, जिसकी वजह से आगोश का बैलेंस बिगड़ गया और वो 2 कदम पीछे चला गया। लेकिन शिवन्या कमरे से बाहर जा पाती उससे पहले ही आगोश ने जोर से अपना हाथ दरवाजे पर पटका और शिवन्या को दरवाजे से सटाकर जबरदस्ती उसके ऊपर हावी होते हुए कहा, अपने आप कपड़े बदलने जा रही हो या फिर चाहती हो कि मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करने में तुम्हारी कोई हेल्प करूं? वैसे अगर तुम ये चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगोश के चेहरे की उस डेविल स्माइल को देखकर शिवन्या को बहुत चिढ़ मच रही थी कि तभी अचानक आगोश ने शिवन्या के सर से उसके शादी के जोड़े का दुपट्टा हटा लिया और उसे बिस्तर पर फेंक दिया। अचानक आगोश की इस हरकत से शिवन्या थोड़ी सी घबरा गई, लेकिन वो खुद को संभाल पाती उससे पहले ही आगोश ने धीरे से अपना हाथ उसकी पीठ पर घुमाया और उसके ब्लाउज की डोरी को खोल दी। आगोश के छूने से मानो शिवन्या के पूरे शरीर में बिजली दौड़ रही थी। ये पहली बार था कि कोई आदमी शिवन्या के इतने करीब था। हालांकि शिवन्या और ऋषि दोनों एक दूसरे को 1.5 साल से डेट कर रहे थे, लेकिन कभी शिवन्या ने ऋषि को कभी उसकी हद पार करने नहीं दी थी। जैसे जैसे आगोश आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे शिवन्या की सांसें तेज होती जा रही थीं और उसका डर बढ़ता ही जा रहा था। वही आगोश धीरे धीरे अब शिवन्या के कंधे की तरफ झुक रहा था। अब शिवन्या बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि आगोश मजाक नहीं कर रहा था। अगर उसने खुद अपने कपड़े नहीं बदले तो आगोश उसके कपड़े बदल देगा। आगोश के होंठ शिवन्या के गर्दन तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी शिवन्या ने उसके सीने पर अपना हाथ रख दिया और कहा, एम मैं अपने कपड़े खुद बदल सकती हूँ। शिवन्या की बात सुन आगोश थोड़ा सा पीछे हटा और शिवन्या के मासूम से चेहरे को देखकर मुस्कुराने लगा। शिवन्या की आंखें रोने से लाल हो चुकी थीं, जिसकी वजह से वो बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। आगोश मुस्कुरा दिया और उसके कान के पास जाकर बोला, गुड गर्ल वाइफी। आगोश शिवन्या के कान के इतने पास था कि उसकी सांसें शिवन्या अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थीं, और जिस सेडक्टिव आवाज में आगोश ने उसके कान में ये कहा था, शिवन्या के रोंगटे खड़े हो गए थे। आगोश ने शिवन्या को ऋषि के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी क्यों कहा था, और ऐसी क्या वजह थी
जिसकी वजह से आगोश ने इस तरह शिवन्या से शादी कर ली थी? क्या वो ऋषि से कोई बदला लेना चाहता था, या फिर इसका शिवन्या से कोई ताल्लुक था? क्या आगोश अग्निहोत्री जैसे डेविल इंसान के साथ शिवन्या अपनी पूरी जिंदगी बिता पाएगी, या वो बदल कर रख देगी आगोश के दिल दिमाग को? जब शिवन्या ने आगोश की बात नहीं मानी, तो आगोश ने खुद उसके कपड़े धीरे धीरे उतारना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने शिवन्या के सर पर जो दुपट्टा था वो निकला, और उसके बाद उसका हाथ धीरे धीरे शिवन्या के ब्लाउज की तरफ बढ़ रहा था। आगोश की इस हरकत से परेशान शिवन्या अपने कपड़े बदलने के लिए वहां से चली गई। कुछ देर बाद जब वो कपड़े बदलकर बाथरूम से बेडरूम में आई, तो उसने देखा कि बेडरूम पूरा खाली था। बिस्तर भी लग चुका था, लेकिन आगोश वहां पर कहीं भी नहीं था। शिवन्या ने यहाँ वहां हर जगह आगोश को देखने के लिए नजरें घुमाई, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिला। ये देख उसने एक रात की सांस ली। लगता है गब्बर खुद ब खुद इस कमरे से बाहर चला गया। चलो, अच्छी बात है, कम से कम रात तक सुकून से गुजरेगी। मैं तो यही सोच सोच कर परेशान थी कि इस गब्बर के साथ एक छत के नीचे एक कमरे में कैसे रहूंगी। जब शिवन्या ये सब बोल रही थी, तभी उसे अचानक अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। जैसे ही वो मुद्दी, उसके सामने आगोश खड़ा था। आगोश को अपने सामने देख शिवन्या काफी डर गई और 2 कदम पीछे चली गई। हड़बड़ाहट में उसका सर किसी चीज से टकरा गया। शिवन्या नीचे गिरने वाली थी। उससे पहले ही आगोश ने अपना एक हाथ आगे किया और उसके एक हाथ को पकड़ लिया। हवा में झूलती हुई शिवन्या ने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली थी, इस डर में कि कहीं वो नीचे न गिर जाए। जब उसे एहसास हुआ कि वो हवा में ही लटकी हुई थी, तब उसने अपनी आंखें खोली और सामने आगोश को पाया। आगोश एक मुस्कुराहट के साथ उसे ही देख रहा था। हम तो क्या कहकर पुकारा था, अभी अभी तुमने मुझे डियर वाइफी। आगोश का सवाल सुन शिवन्या घबरा गई। उसने हकलाते हुए कहा, मैंने तो कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो क्या अभी यहाँ पर बसंती आई थी जो गब्बर को याद कर रही थी? आगोश ने जानबूझकर शिवन्या को टीज करने के लिए कहा। आगोश ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। ये देख शिवन्या और ज्यादा घबरा गई, लेकिन अगले ही पल आगोश ने मुस्कुराकर उसे ऊपर खींच लिया और कहा, वैसे मुझे लगता है कि ये नाम मुझ पर बहुत सूट करता है। खैर, ये सारी बातें तो अब जिंदगी भर चलती ही रहेगी। रात के 12 रहे हैं। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो तुम जागरण जरूर कर सकती हो, लेकिन मुझे तो बहुत नींद आ रही है बीवी। आगोश जाकर आराम से बिस्तर पर फेल कर लेट गया। ये देख शिवन्या ने पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम बेड पर सोओगे तो मैं कहाँ सोऊंगी? आगोश ने बेड की दूसरी साइड पर अपना हाथ डालते हुए कहा, इतना बड़ा बेड है जहाँ हम जैसे 1-2 लोग और अच्छे से फिट हो जा सकते हैं, तो तुम अगर चाहो तो यहाँ सो सकती हो, वरना घर से थोड़ी दूर पीपल का पेडीएच है ही। शिवन्या नासमझी में उसकी तरफ घूर कर देख रही थी। तभी उसके मन की बात समझ आगोश बोला, ऐसे क्या देख रही हो जनरली डायन? चुड़ैले पीपल के पेड्स पर ही रहती है ना? ये बोल आगोश चुपके से मुस्कुराने लगा। शिवन्या ने एक तकिया उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, तुम्हें मैं चुड़ैल या डायन लगती हूँ? आगोश ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा, नहीं, ऐसे तो तुम बहुत खूबसूरत हो। आगोश से तारीफ सुन शिवन्या उसे बद्दी बद्दी आंखों से और गुस्से से देखने लगी। तभी वो बोला, हाँ, लेकिन जब तुम ऐसे गुस्से से घूरती हो ना, तो चुड़ैल या डायन से कम भी नहीं लगती। हाँ, वेरी फनी, लेकिन एक बिस्तर पर, और वो भी तुम्हारे साथ कभी नहीं। शिवन्या ने गुस्से में नाक फुलाते हुए कहा। शिवन्या की बात सुन आगोश ने भी ऐसे ही रिएक्ट किया जैसे इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी, इतना बड़ा कमरा है, जो भी कोना पसंद आए वहां जाकर सो जाओ। खैर, मुझे अब बहुत नींद आ रही है। जब आगोश बिस्तर पर से बिल्कुल भी नहीं हिला, तो शिवन्या पैर पटक कर एक तकिया लेकर जाकर काउच पर सो गई। उसने काफी कोशिश की, लेकिन वहां पर उसे नींद नहीं आई, इसलिए आखिरकार वो भी आकर बिस्तर की दूसरी साइड पर सिकुड़कर सो गई। आधी रात के करीब 3 नात रहे थे जब अचानक शिवन्या की आंख खुल गई। उसे अपने आप पर कुछ भारी महसूस हो रहा था। जब उसने ठीक से अपनी आंखें खोली और यहाँ वहां देखा,
तो पाया कि आगोश का हाथ उसके कमर पर था और आगोश उसके चेहरे की बिल्कुल करीब। आगोश को अपने इतने करीब पाकर शिवन्या घबरा गई और वो जोर से चिल्लाई। उसके चिल्लाने की आवाज की वजह से आगोश भी घबराकर जाग गया और यहाँ वहां देखने लगा। क्या हुआ? क्या हुआ? सच में चुड़ैल देख ली क्या? जैसे ही आगोश ने आंखें खोली, शिवन्या ने उसका हाथ खींचकर उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, तुम्हारा हाथ मुझ पर क्या कर रहा था? और तुम मेरे इतने करीब कैसे आए? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि बिना मेरी इजाजत के तुम्हें मुझे छूने का कोई हक नहीं है। भले ही तुम मेरे पति हो, लेकिन तुम मुझे नहीं छू सकते। आगोश ने उबासी लेते हुए कहा, और मैंने भी तुम्हें कहा था कि तुम्हें छूने के लिए मुझे तुम्हारे पति बनने के टैग की जरूरत नहीं है। वो मैं उसके बिना भी कर सकता हूँ। और हाँ, बाय द वे, मैंने तुम्हें नहीं छुआ। कितना झूठ बोल रहे हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी अभी तुम्हारा हाथ मेरी कमर पर था और तुम मेरे चेहरे के इतने पास थे। इतने पास? शिवन्या ने उसके चेहरे के करीब जाकर आगोश को दिखाने की कोशिश की। और तुम कह रहे हो कि तुमने मुझे नहीं छुआ? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो, न मुझे तंग करने के लिए। हाँ? शिवन्या लगातार बोले जा रही थी। इससे इरिटेट होकर आगोश ने कहा, हो सकता है कि गलती से नींद में मेरा हाथ यहाँ वहां चला गया हो। इसमें इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत है? गलती से नहीं, ये सब तुमने जानबूझकर किया है। तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ परेशान करना चाहते हो। जब से मेरी जिंदगी में आए हो, तब से मुझे परेशान किया जा रहे हो। पता नहीं मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, और अभी अभी जो कुछ भी तुमने किया वो भी तुमने जानबूझकर ही किया था। शिवन्या की बकबक से परेशान होकर आगोश ने अपनी आंखें बंद की। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, और अगले ही पल वो शिवन्या के चेहरे के बिल्कुल करीब चला गया और जाकर उसने उसकी होंठों पर किस कर ली। अचानक आगोश की इस किस से शिवन्या बर्फ की तरह जम गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि पिछले 2 सेकंड में उसके साथ क्या हो गया। और आगोश वो सिर्फ उसके होंठों पर किस करके रुका नहीं, उसने उसके होंठों के बाद गर्दन पर बाइट करना भी शुरू कर दिया। जब शिवन्या को थोड़े से दर्द का एहसास हुआ, तब जाकर उसे पता चला कि आगोश क्या कर रहा था। उसने आगोश को खुद से दूर तक धकेला और कुछ बोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके मुंह से शब्द बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। तभी आगोश ने कहा, बीवी, अगर आगोश अग्निहोत्री कुछ करता है ना, तो उसे कबूल करने में उसे कोई शर्म नहीं आती। और अगर मैंने कहा कि गलती से मैं तुम्हें टच किया था, तो इसका मतलब गलती से मैं तुम्हें टच किया था। और अगर तुमने मुझ पर वो इल्जाम लगाने की कोशिश की जो काम मैंने किया ही नहीं है, तो फिर मैं उसे सच करके दिखा दूंगा। आगे से याद रखना, आज सिर्फ होंठों पर हल्की किसकी है, अगली बार पूरी सुहागरात मनेगी। ओके स्वीटहार्ट, नाउ गुड नाइट। शिवन्या आगोश की बात को सुन के शॉक में थी, और ऐसे ही वो कब लेटे लेटे सो गई उसे भी पता नहीं चला। अगली सुबह शिवन्या जब उठी तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कल रात जो हुआ वो सच था या सपना। इसके बारे में ज्यादा ना सोचकर वो सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर नीचे हॉल में चली गई थी। इस वक्त विशाखा जी और दादी दोनों पूजा कर रही थीं। शिवन्या भी वहां आई और उसने भगवान के सामने हाथ जोड़े। शिवन्या को वहां देख विशाखा जी और दादी दोनों बहुत खुश हो गई, लेकिन उन्हें शिवन्या के चेहरे की उदासी साफ दिख रही थी। पूजा खत्म होते ही दादी ने शिवन्या को प्रसाद देते हुए कहा, बेटा, मैं जानती हूँ कि जिन हालातों में तुम्हारी शादी हुई है, इस शादी को अपनाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मेरा विश्वास करो, आगोश बुरा लड़का नहीं है। वो भले ही बाहर से खुद को बहुत सख्त और क्रूर दिखाता हो, लेकिन अंदर से बहुत ही नरम और प्यारा है। उसका कोई फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। वो जो कुछ भी करता है उसमें कोई ना कोई बात छुपी हुई होती है। उन दोनों की बात सुन शिवन्या ने कहा, आई एम सॉरी दादी जी, लेकिन मैं आपकी इस बात को नहीं मान सकती। जो कुछ भी उसने मेरे साथ किया है, उसके बाद मैं उसे जैसे इंसान पर भरोसा कैसे कर सकती हूँ? पहले उसने मेरे परिवार को डराया, धमकाया, ब्लैकमेल किया। उसके बाद सबके सामने मेरी बहन की बेइज्जती की और फिर जबरदस्ती मुझसे शादी की, जबकि वो जानता था कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। इसमें उसने मेरी क्या भलाई की? वो आपका खून है, आपका पोता है और आपका बेटा है, इसलिए आपको उसकी गलतियाँ, उसकी खामियां आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन जो उसने मेरी जिंदगी के साथ किया है,
उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। दादी और विशाखा दोनों ही जानते थे कि शिवन्या के घाव गहरे थे और वो इतनी जल्दी इससे उभरने वाले नहीं थे, इसलिए उन दोनों ने उसे ज्यादा फोर्स नहीं किया। विशाखा जी ने शिवन्या के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अगर इस घर में तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो अपने आप को अकेला मत समझना, बेझिझक हमारे पास आ जाना। हमारे लिए तुम बिल्कुल हमारी बेटी अविशा और सिया जैसी ही हो। कुछ देर बाद प्रसाद लेकर शिवन्या जब वहां से अपने कमरे में जा रही थी, तभी अचानक उसने अविशा को सिया के साथ बदतमीजी करते हुए देखा। मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है ना सिया, मेरी चीजों से दूर रहा करो, तुम्हें समझ नहीं आती क्या? और क्यों ये बार बार तुम जबरदस्ती अपने आप को मुझ पर थोपने की कोशिश कर रही हो? ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो और मैं भी कि हम दोनों बहनें नहीं हैं, तो फिर ये बेकार का ड्रामा मेरे साथ क्यों कर रही हो? और वैसे भी क्या तुम्हारा स्टैंडर्ड है मेरी बहन होने का? अपने आप को देखो, एक तरफ तुम हो बिल्कुल बहन जी, ये दुपट्टा और ड्रेस पहनने वाली, और दूसरी तरफ मैं आज की लड़की। हमारा कोई मेल नहीं है। सो प्लीज ये बहन बहन की रट लगाकर मेरे आगे पीछे घूमना बंद करो। सिया चुपचाप अविशा की सारी कड़वी बातें सुन रही थी। उसने अपनी सफाई देने की भी कोशिश की। मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी नहीं करना चाहती थी अविशा, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी, मैंने सोचा। अविशा ने सिया को आगे बोलने का मौका ही नहीं दिया और बीच में कहा, तुमने सोचा कि क्यों ना फिर एक बार मुझे उकसाओ और फिर घर में सबके सामने फिर एक बार ये साबित कर दो कि मैं हमेशा तुम पर चिल्लाती रहती हूँ और तुम बेचारी भोली भाली सी मेरी हर ज्यादती बर्दाश्त करती हो, ताकि तुम फिर से घर में सबके सामने महान बन जाओ और मैं हमेशा की तरह सबकी नजरों में बुरी बन जाऊं। यही चाहती हो ना तुम? आखिर ऐसा क्या था इन दो बहनों के बीच जो अविशा सिया से इतनी नफरत करती थी? अविशा ने ऐसा क्यों कहा कि सिया उसकी बहन नहीं थी? क्या दादी ने जो कुछ भी आगोश के बारे में कहा वो सच था? क्या इस शादी के पीछे का कोई ऐसा सच भी था जो आगोश शिवन्या से छुपा रहा था? क्या शिवन्या कभी भी अपना पाएगी आगोश और इस शादी को, और भुला पाएगी ऋषि को? प्रसाद लेने के बाद शिवन्या अपने कमरे में जा रही थी, तब उसने अविशा को सिया को डांटते हुए देखा। अविशा बिना वजह सिया को कुछ भी सुनाई जा रही थी, जिसे देख शिवन्या से रहा नहीं गया और वो वहां चली गई। ये सब क्या हो रहा है? अविशा, तुम सिया पर इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? शिवन्या ने थोड़े गुस्से में पूछा, जिसे देख अविशा ने बदतमीजी से जवाब दिया, ये लो, लगता है इस घर में सिया का एक और वकील आ चुका है। खैर, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। और सिया, तुम अगली बार से मेरी चीजों को हाथ मत लगाना, समझी तुम? अविशा इतना सा जवाब देकर वहां से निकल गई। सिया, तुम ठीक तो हो? ये अविशा तुमसे इस तरह? शिवन्या सिया को कुछ पूछने ही जा रही थी कि तभी पीछे से आगोश की आवाज आई, सिया, तुम अपने कमरे में जाओ। शिवन्या जैसे ही मुड़ी, आगोश ठीक उसके पीछे खड़ा हुआ था। आगोश को वहां देख सिया वहां से निकल गई। सिया के वहां से जाते ही आगोश भी शिवन्या का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती कमरे में ले गया। कमरे में लाते ही उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और शिवन्या को वार्न किया, तुम्हें मेरे फैमिली मैटर्स में पड़ने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ मेरी बीवी हो और वही बनकर रहो, कोई और रिश्ते जोड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आगोश ने जबरदस्ती शिवन्या का हाथ पकड़ा हुआ था। पहले तो शिवन्या ने अपना हाथ छुड़ाया और फिर आगोश की आंखों में आंखें डालकर एक कदम आगे आकर उसके बिल्कुल करीब आकर बोली, सही कहा तुमने, तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी नौकर नहीं कि हर काम तुमसे पूछ कर करूंगी। तुम्हें ही शौक था ना मुझसे शादी करने का, तो अब भुगतो। आगोश को करारा जवाब देने के बाद शिवन्या क्लोजेट में चली गई। उसने कुछ कपड़े निकले और चेंज करने के लिए रूम में चली गई। आगोश शिवन्या को जाता हुआ देखता रहा। पहली बार था जब किसी ने आगोश से इतनी अकड़ कर बात की थी। आगोश की आंखों में इस वक्त गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी उसने मुट्ठियां भींचकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की। कुछ ही देर में शिवन्या तैयार होकर बाथरूम से बाहर निकली। उसने इस वक्त रेड कलर का क्रॉप टॉप और ब्लैक कलर की जीन्स पहनी हुई थी। वो बिल्कुल एक कॉलेज गोइंग गर्ल लग रही थी। उसे इस तरह देख कुछ पल के लिए आगोश की नजरें भी उस पर टिक गईं। शिवन्या आईने के सामने खड़ी हुई और उसने बाल बनाने शुरू कर दिए। आगोश बहुत ही ध्यान से शिवन्या को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। शिवन्या के काले लंबे बाल जो उसकी कमर तक आ रहे थे,
वो हवा की वजह से लहरा रहे थे। शिवन्या के जिस्म से आ रही भीनी खुशबू उस पूरे कमरे को महका रही थी और आगोश उसकी खुशबू में डूबता चला जा रहा था। शिवन्या का ध्यान भले ही बाल बनाने में था, लेकिन वो जानती थी कि आगोश उसी को घूर रहा था। उसने बिना आगोश की तरफ देखे टॉन्ट मारते हुए कहा, मेरी खुशियों को तो नजर लगा ही चुके हो, क्या अब मुझे भी नजर लगाने का इरादा है? या फिर तुम्हारी नजर ही इतनी खराब है कि हर लड़की पर इसी तरह जाकर चिपक जाती है? शिवन्या की इस बात से आगोश होश में आया। शिवन्या की बात सुनते ही कुछ पल पहले शांत हुआ, उसका गुस्सा फिर से भड़क गया। वो गुस्से में शिवन्या के पास आया और उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, कुछ ज्यादा ही पर नहीं निकल आए तुम्हारे डियर वाइफी। वैसे भी अपनी ही बीवी को ताड़ने में कैसी शर्म। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? आगोश के इतने नजदीक आने पर शिवन्या के दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। सबसे पहले उसने आगोश के हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश की, लेकिन आगोश ने उसे मजबूती से पकड़ा हुआ था। शिवन्या ने गुस्से में आगोश का हाथ झटक दिया और उससे दूर जाते हुए बोली, शादी हुई है काला पानी की सजा नहीं जो इसकी वजह से अपनी पढ़ाई भी छोड़ दूं। कॉलेज जा रही हूं मैं। शिवन्या की बात सुन आगोश ने कहा, कॉलेज जा रही हो या फिर अपने आशिक ऋषि से मिलने जा रही हो? एक बात कान और दिमाग दोनों खोलकर समझ लेना वाइफी, मुझे धोखेबाज लोग पसंद नहीं है और उनका हश्र आखिर में कुछ अच्छा नहीं होता, तो मुझे धोखा देने के बारे में सोचना भी मत। आगोश ने ये सब अपनी डीप और हस्की के वॉइस में कहा था। शायद उसकी ये बात सुनकर कोई भी इंसान डर जाता, लेकिन शिवन्या की आंखों में डर का एक कतरा भी नहीं था, बल्कि उसने आगोश को चैलेंज करते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि धोखा देना सिर्फ तुम्हें आता है? तुम धोखा दे सकते हो, लेकिन कोई और तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, क्यों? और वैसे भी वो क्या है ना, धोखेबाजों को कभी वफा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो तुम भी मुझसे ये बेकार की उम्मीदें लगाना छोड़ दो। मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगी। शिवन्या को लगा था कि उसकी बात सुनकर आगोश बहुत ज्यादा गुस्सा होगा और कोई गलत कदम उठाएगा, लेकिन आगोश ने खुद को बहुत शांत रखा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यू नो व्हाट वाइफी, मैं ये करना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया ये करने के लिए। शिवन्या को आगोश की बात समझ नहीं आई। आगोश ने उसके कान के पास आकर धीरे से कहा, तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि इस पूरी दुनिया में तुम्हें धोखा देने वाला सिर्फ मैं एक ही हूँ? अगर ऐसी बात है तो आज मुझे तुम्हारा ये भ्रम तोड़ना होगा। मेरे अलावा तुम्हारे कुछ करीबी लोगों ने भी तुमसे एक बहुत बड़ा सच छुपा कर रखा है। तुम्हारे अपने परिवार ने तुम्हें धोखा दिया है। शिवन्या बड़ी बड़ी आंखों से आगोश की तरफ देख रही थी। आगोश का चेहरा देखकर लग रहा था कि वो मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा था। शिवन्या को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन जिस तरह से आगोश ने अपनी बात कही थी वो झूठ भी नहीं लग रही थी। आखिरकार शिवन्या ने थोड़ा सा हकलाते हुए पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? आगोश ने इससे आगे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मुस्कुराकर कमरे से बाहर निकलने लगा। शिवन्या जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन आगोश ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। शिवन्या असमंजस में थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जाते हुए आगोश से कहा, अपनी बात पूरी करके जाओ। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम झूठ बोल रहे हो ना? मेरा परिवार कभी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। शिवन्या की बात सुन आगोश दरवाजे के पास रुक गया। उसने दरवाजा खोला और मुड़कर शिवन्या को तिरछी नजर से देखते हुए कहा, ठीक है फिर, अगर उन पर इतना ही भरोसा है तो जाकर सिर्फ अपने दादाजी से इतना पूछ लो कि तुम्हारे 21वें जन्मदिन और 1000 करोड़ रुपयों का क्या रिश्ता है? तुम्हारे 21वें जन्मदिन के साथ कौन सा राज छुपा है? आई विश कि तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाए, लेकिन उस जवाब से तुम्हारा दिल न टूटे। आगोश बड़े ही आराम से वहाँ से निकल गया। उसकी बात सुन यहाँ शिवन्या सोच में डूब गई। मेरा 21वां बर्थडे, 1000 करोड़ रुपए, ये क्या बोल रहा है? क्या सच में दादाजी ने मुझसे कोई राज छुपा कर रखा है? एक तरफ आगोश ने शिवन्या के मन में शक के बीज बो दिए थे, वहीं दूसरी तरफ ऋषि इस वक्त कॉलेज कैंटीन में बैठा हुआ था। उसने गुस्से में कांच के कप को बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। ये शिवन्या अपने आप को समझती क्या है? वो मुझे धोखा कैसे दे सकती है? मुझे धोखा देकर उसने उस आगोश से शादी कर ली। उसने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया।
ऋषि यही सोच सोच कर इरिटेट हो रहा था। तभी अचानक उसके फोन पर किसी का मैसेज आया। उस मैसेज को देखते ही कुछ ही पल में ऋषि के चेहरे की इरिटेशन थोड़ी सी गायब हो गई। ऋषि ने कॉफी खत्म की और फोन लेकर वहां से चला गया। कुछ देर में ऋषि कॉलेज की पीछे वाली बिल्डिंग में था। ऋषि यहाँ वहां किसी को ढूंढता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक एक हाथ ने ऋषि को अपनी तरफ खींच लिया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। ऋषि ने भी अपने सामने खड़ी उस लड़की का चेहरा अपने हाथों में ले लिया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। काफी देर तक दोनों वहीं खड़े एक दूसरे को बेतहाशा चूमते रहे। करीब 20 मिनट बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। ऋषि के साथ जो लड़की थी वो कोई और नहीं, शिवन्या की बहन तान्या थी। तान्या ने ऋषि को गले लगा लिया और उसके सीने पर अपना हाथ घुमाते हुए बोली, आई मिस्ड यू सो मच बेबी। पिछले 1 महीने से मैं तुमसे दूर थी ताकि मेरी उस आगोश के साथ शादी हो जाए, लेकिन तुम तो जानते हो कल क्या हुआ। आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्म नहीं कर पाई। तुम तो जानते हो आगोश ने सबके फोन छीन लिए थे और घर का लैंडलाइन भी काट दिया था। ऋषि ने प्यार से तान्या के बालों को कान के पीछे लगाया और कहा, इट्स ओके बेबी, मैं समझ सकता हूँ। प्लान तो हम दोनों का ही फेल हो गया, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। हम उसे बदल नहीं सकते, हमें आगे के बारे में सोचना होगा। तान्या ने ना समझी में पूछा, आगे? आगे क्या? अब हम क्या कर सकते हैं? शिवन्या और आगोश की शादी हो चुकी है, अब हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, कर तो हम अभी भी बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक दूसरे को जी भर के प्यार करना चाहिए? पिछले 1 महीने से तुमसे दूर रहकर मैं बता नहीं सकता मैं कितना तड़प रहा था। ऋषि ने तान्या को खुद से चिपका लिया और उसके गले पर अपने होंठ रख दिए। तान्या के हाथ अपने आप ऋषि के बालों में चले गए। उसने भी ऋषि की शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हारे बिना एक एक पल काटना मेरे लिए कितना मुश्किल था, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। तो फिर देर किस बात की डार्लिंग? आई कांट वेट टू हैव यू। ऋषि ने तान्या का टॉप निकाल दिया और उसे वहीं फेंक दिया। तान्या ने भी ऋषि के शर्ट के बटन खोल दिए और उसकी शर्ट को उसके जिस्म से अलग कर दिया। कुछ देर में उस बंजर बिल्डिंग में तान्या की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। तान्या और ऋषि एक दूसरे में पूरी तरह से डूब चुके थे। यहाँ दूसरी तरफ अब तक शिवन्या कॉलेज पहुंच चुकी थी। वो हर जगह ऋषि को ढूंढ रही थी। उसने ऋषि के सारे दोस्तों को ढूंढकर उनसे ऋषि के बारे में पूछा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ऋषि कहाँ था। परेशान शिवन्या ने सारे क्लासरूम देख लिए, लेकिन उसे ऋषि कहीं नहीं मिला। आखिरकार वो विवान के पास गई और उसने पूछा, विवान, तुमने ऋषि को देखा क्या? मैं सुबह से उसे ढूंढ रही हूँ, ना ही वो मेरा कॉल पिक कर रहा है, ना ही मैसेज का रिप्लाई दे रहा है। मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज क्या तुम मुझे बता सकते हो वो कहाँ है? विवान ऋषि का बेस्ट फ्रेंड था। वो सब जानता था कि ऋषि इस वक्त कहाँ था और किसके साथ था। उसने जानबूझकर शिवन्या से कहा, शिवन्या, मुझे नहीं लगता अब तुम्हें ऋषि से मिलना चाहिए। तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, फिर तुम उससे मिलकर क्या कर लोगी? प्लीज उस बेचारे के जले पर नमक मत छिड़को। शिवन्या बेचारी बहुत छोटा महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने विवान को समझाने की कोशिश की। मेरी बात समझने की कोशिश करो विवान, मुझे ऋषि से इसी बारे में बात करनी है। मैं उसे अपनी सिचुएशन समझाना चाहती हूँ। प्लीज मुझे बता दो वो कहाँ है? विवान ने शिवन्या के सब्र का इम्तिहान लेते हुए कहा, अभी तो मुझे नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन पता चल जाएगा तो तुम्हें बता दूंगा। शिवन्या उदास होकर वहां से चली गई। उसके जाते ही विवान ने ऋषि को मैसेज भेज दिया कि शिवन्या उसे ढूंढ रही थी। यहाँ कॉलेज के पीछे वाले बिल्डिंग में तान्या और ऋषि एक दूसरे में अभी भी डूबे हुए थे। दोनों को किसी बात का होश नहीं था। उस बंजर बिल्डिंग को दोनों ने अपना बेडरूम बना रखा था। वहां पर उनकी जरूरत की हर एक चीज मौजूद थी। दोनों इस वक्त एक मुलायम से गद्दे पर एक दूसरे को बहुत करीब से एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक ऋषि का फोन बजा। जब उसने फोन की तरफ देखा तो विवान का मैसेज था। विवान का मैसेज पढ़ते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए, जिसे देख तान्या ने पूछा, क्या हुआ बेबी? ऋषि ने जवाब में कहा, विवान का मैसेज है, बेचारी शिवन्या मुझे ढूंढ रही है, माफी जो मांगनी होगी उसे। आखिर उसने मेरा दिल जो तोड़ा है। ऋषि की बात सुन तान्या का मुंह बन गया। उसने चिढ़ते हुए कहा, अब उससे बात करके क्या फायदा?
ऋषि ने फोन बंद करके साइड में रख दिया और फिर से तान्या के दोनों हाथ कसकर पकड़कर उसे ऊपर की तरफ खींचते हुए बोला, फायदा तो बहुत है, लेकिन वो मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। फिलहाल तो मेरी भूख बढ़ती जा रही है। ऋषि ने फिर से तान्या को किस करना शुरू कर दिया। उसके हाथ तान्या की बॉडी के हर पार्ट को छू रहे थे। तान्या की अजीब अजीब आवाजें उस कमरे में गूंज रही थीं। करीब 2 घंटे बाद दोनों सेटिस्फाइड होकर उस कमरे से बाहर निकले। जाते वक्त ऋषि ने फिर से तान्या के गाल पर किस किया और कहा, मैं शिवन्या से मिलने जा रहा हूँ, और अगर तुम भी उससे मिलोगी तो बिल्कुल ऐसे दिखाना जैसे उसने तुम्हारा दिल तोड़ा है और तुम बहुत उदास और नाराज हो। ठीक है, बाकी का प्लान मैं तुम्हें बाद में मिलकर समझाऊंगा। क्या करने की सोच रहा है ऋषि? क्या सच में शिवन्या के परिवार ने उससे कोई राज छुपाया है? क्या है शिवन्या के 21वें बर्थडे का राज? ऋषि और तान्या दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। फिर भी तान्या आगोश से शादी करने वाली थी और ऋषि ने शिवन्या को फंसाया हुआ था। ऋषि के दिमाग में शिवन्या को लेकर कुछ चल रहा था। उसने तान्या को ऐसा नाटक करने के लिए कहा ताकि शिवन्या को गिल्टी महसूस हो। वो खुद भी शिवन्या को मिलने के लिए कैंटीन में चला गया। शिवन्या कैंटीन में एक चेयर पर बैठी हुई थी, जहां पर वो और ऋषि अक्सर कई घंटों तक बैठकर बातें किया करते थे। ऋषि को देखते ही शिवन्या भागते हुए उसके पास आई, लेकिन शिवन्या को देखते ही ऋषि ने मुंह फेर लिया और खड़े होकर वहां से जाने को हुआ। ऋषि की नाराजगी और उसका रूखापन देख शिवन्या के दिल में दर्द होने लगा। उसने जाते हुए ऋषि का हाथ पकड़ लिया और इमोशनल होकर कहा, क्या तुम मुझसे इतना नाराज हो कि एक बार मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहते? शिवन्या की बात पर ऋषि ने हल्का सा मुस्कुराकर नजर झुका ली। इस वक्त ऋषि की पीठ शिवन्या की तरफ थी, इसलिए शिवन्या उसके चेहरे की मुस्कुराहट देख नहीं पा रही थी। ऋषि जानबूझकर अपनी आंखों में कुछ आंसू ले आया और बिना शिवन्या की तरफ देखी रोनी आवाज में बोला, क्या अब इस बात से कोई फर्क पड़ता है? वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तो कल ही नई नई शादी हुई है। आई थिंक ये वक्त तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ गुजारना चाहिए। हस्बैंड का नाम सुनते ही शिवन्या की आंखें गुस्से में लाल हो गईं। उसने गुर्राते हुए कहा, नाम भी मत लेना उस गब्बर का। आई हेट हिम, आई जस्ट हेट हिम। शिवन्या की बात सुनते ही ऋषि ने अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा, अगर इतनी ही नफरत करती थी तो फिर उससे शादी क्यों की? मुझे धोखा क्यों दिया? क्यों मेरे प्यार का मजाक उड़ाया शिवन्या? शिवन्या ने ऋषि के कंधे पकड़ लिए और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोली, नहीं ऋषि, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, ना ही मैंने तुम्हारे प्यार का मजाक उड़ाया है। जो दर्द तुम्हें हो रहा है वो दर्द मुझे भी हो रहा है। मेरे लिए इस शादी की कोई मायने नहीं है। मैं अभी भी सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। बस उस वक्त मैं अपने परिवार की वजह से मजबूर थी। ऋषि अभी भी शिवन्या की तरफ नहीं देख रहा था। वो बिना कोई जवाब दिए ही वहां से जा रहा था। तभी शिवन्या जबरदस्ती उसके गले लग गई और बोली, प्लीज ऋषि, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। प्लीज मेरा दिल मत तोड़ो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। प्लीज आगोश के की सजा मुझे मत दो। अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ऋषि बस इसी मौके के इंतजार में था। शिवन्या की बात सुनते ही उसने अगले ही पल शिवन्या को खुद से दूर किया और गुस्से में कहा, खबरदार, अगर ऐसी बात दोबारा की है तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ हो जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुमसे दूर रहना तो मैं फिर भी सह लूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी आंखों के सामने हमेशा हमेशा के लिए खुद से दूर जाते हुए देखना, ये मुझसे नहीं होगा। ऋषि की मीठी मीठी बातें सुन शिवन्या की आंखें भी भर आईं। उसने तुरंत ऋषि को गले लगा लिया और कहा, आई लव यू सो मच ऋषि, एंड आई एम रियली सॉरी। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपने परिवार को बचाने के लिए वो करना जरूरी था। प्लीज मुझे माफ कर दो। ऋषि ने मुस्कुराकर शिवन्या का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके माथे पर चूमते हुए कहा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे ज्यादा देर तक नाराज रह ही नहीं सकता। जो हुआ वो हमारी किस्मत थी,
नहीं, मैं इस किस्मत को नहीं मानती। जैसे ही दादू और पापा मिलकर आगोश का लोन चुका देंगे, मैं आगोश को तलाक दे दूंगी और फिर हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक साथ हो जाएंगे। उसके बाद हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा, शिवन्या ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। लेकिन उसकी बात सुन ऋषि ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि आगोश अग्निहोत्री तुम्हें इतनी आसानी से जाने देगा? शायद तुम उसे अच्छे से जानती नहीं हो शिवन्या। वो जो चाहता है वो करके रहता है, फिर चाहे उसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न गिरना पड़े। शिवन्या जानती थी कि ऋषि बेवजह उसे नहीं डराएगा। ऋषि की बात सुन वो भी डर गई थी। उसने परेशान होते हुए पूछा, तो अब मैं क्या करूं? मैं पूरी जिंदगी उस आदमी के साथ नहीं रह सकती। ऋषि ने शिवन्या के गालों को सहलाते हुए कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। बहुत जल्द मैं तुम्हें उस आगोश से दूर करने का रास्ता निकाल लूंगा, लेकिन उसके लिए वक्त आने पर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। शिवन्या ने बिना सोचे समझे ऋषि के हाथ में अपना हाथ रख दिया और कहा, तुम मुझे जो करने के लिए कहोगे मैं वो सब करूंगी, बस तुमसे दूर जाने के अलावा। ऋषि ने मुस्कुराकर शिवन्या को गले लगा लिया। उसके चेहरे पर इस वक्त शैतानी मुस्कुराहट थी। उसने शिवन्या का सर सहलाते हुए कहा, ओह शिवन्या, आई लव यू सो मच। उस कॉलेज की कैंटीन की लाइव वीडियो फुटेज इस वक्त एक बड़ी सी कमर्शियल बिल्डिंग के 14वें फ्लोर पर एक लैपटॉप पर चल रही थी। लैपटॉप के ठीक सामने आगोश नजरें गड़ाए उस पूरी वीडियो फुटेज को ध्यान से देख रहा था। आगोश के बगल में खड़ा उसका असिस्टेंट ये सब कुछ देखकर परेशान हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब देखने के बाद उसका बॉस किस तरह से रिएक्ट करेगा। काफी देर से आगोश उस वीडियो फुटेज को देख रहा था, लेकिन अब तक उसने एक शब्द नहीं कहा था, जिसे देख समर ने पूछा, चीफ, अब आगे क्या करना है? क्या मैं ऋषि मल्होत्रा को सबक सिखाऊं या फिर शिवन्या रजावत के लिए कोई खास इंतजाम करने हैं? अब तक आगोश बिल्कुल शांत था, लेकिन समर की बात सुनने के बाद उसने गुस्से में कहा, इज्जत से नाम लो उसका। उसका नाम शिवन्या आगोश अग्निहोत्री है। आगोश की इतनी बात सुनते ही समर के पसीने निकलने लगे। उसने चुपचाप अपना सर नीचे झुका लिया, जिसके बाद आगोश ने कहा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये तमाशा कब तक जारी रह सकता है। समर ने थोड़ी हिम्मत करते हुए पूछा, जब आपको पता है कि तान्या और ऋषि एक दूसरे को पसंद करते हैं और उनके बीच अफेयर है, तो आप ये सच मिसेस अग्निहोत्री को बता क्यों नहीं देते? आई एम श्योर सच जाने के बाद उनका आपकी तरफ देखने का नजरिया जरूर बदल जाएगा। आगोश बिल्कुल शांत नजर आ रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि किसी के बहकावे में आकर शिवन्या कितना नीचे गिर सकती है। और जहाँ तक बात रही नजरिए की, तो मुझे उसका नजरिया बदलकर कुछ हासिल नहीं होगा। और जहाँ मुझे कुछ हासिल ना हो, वहाँ मैं मेहनत करना पसंद नहीं करता। खैर, तुम शिवन्या पर नजर बनाए रखना। और हाँ, ऋषि मल्होत्रा की वजह से उसे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि अपना मतलब निकलवाने के लिए ऋषि और तान्या किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए शिवन्या की सिक्योरिटी का ख्याल रखना, क्योंकि अब वो मेरी बीवी है। समर ने हाँ में सर हिला दिया और आगोश के केबिन से बाहर निकल गया। आगोश अगले ही पल अपने काम में पूरी तरह से डूब गया। यहाँ दूसरी तरफ अब तक शिवन्या कॉलेज से निकल चुकी थी। ऋषि से मिलने के बाद उसका मन हल्का हो चुका था। वो काफी खुश नजर आ रही थी। इन सब के बीच वो आगोश की कही हुई बात के बारे में भी भूल चुकी थी। शिवन्या इस वक्त टैक्सी में घर जा रही थी, तभी उसका फोन बजा। जब उसने फोन की स्क्रीन पर देखा तो अनन्या का नाम फ्लैश हो रहा था। जैसे ही शिवन्या ने फोन उठाया, दूसरी तरफ से एक लड़की ने चिल्लाते हुए कहा, तू मेरी दोस्त कभी हो ही नहीं सकती। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? एक तो इतने वक्त के बाद तू कॉलेज आई और ऊपर से मुझसे बिना मिले ही चली गई। मन तो कर रहा है अभी के अभी तेरी जान ले लूं। अनन्या की तेज आवाज सुनते ही शिवन्या ने अपने कान बंद कर लिए और आंखें मूंद लीं। अनन्या के शांत होने के बाद उसने धीरे से कहा, सॉरी अनु, मैं तुझसे मिलना चाहती थी लेकिन तू मुझसे बिना मिले ही चली गई। सच में तू बहुत बुरी दोस्त है। अगर अगले हफ्ते तेरा बर्थडे ना होता ना तो मैं सच में तेरी जान ले लेती। खैर, वो सब छोड़, मुझे तुझसे मिलना है। इसलिए कल तू कॉलेज आ रही है और हम दोनों कॉलेज के बाद अच्छे से कैफे में जाकर कुछ वक्त साथ में बिताने वाले हैं, समझी? बाकी बातें कल होगी। अनन्या किसी आंधी की तरह आई
और तूफान की तरह चली गई। उसने तुरंत फोन रख दिया। जैसे ही अनन्या ने शिवन्या के जन्मदिन का जिक्र किया, उसे आघोष की कही हुई बात याद आ गई। अगले ही पल कुछ सोचकर शिवन्या ने ड्राइवर को अपने घर रजावत मेंशन चलने के लिए कह दिया। कुछ देर में शिवन्या रजावत मेंशन पहुंच चुकी थी। आज रजावत मेंशन का माहौल काफी शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे घर अचानक से बिल्कुल सुना हो गया हो। ना ही वहां कोई चहल पहल थी, ना ही किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। शिवन्या जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, वो बाहर जा रही अनुप्रिया से टकरा गई। अनुप्रिया का सामान जमीन पर बिखर गया। शिवन्या ने बिना उसकी तरफ देखी तुरंत उसका सामान समेटने में मदद की। सारा सामान समेटने के बाद उसने वो बैग अनुप्रिया को दिया। सॉरी चाची, मैं थोड़ी जल्दी में थी इसलिए आपको आते हुए देखा नहीं। अनुप्रिया ने शिवन्या को देखकर ऐसे मुंह बनाया जैसे शिवन्या उसकी जानी दुश्मन हो। शिवन्या की बात सुनते ही अनुप्रिया ने उस पर तानों की बौछार कर दी। हाँ, वैसे कहना तो होगा, तुम हमेशा बहुत ही जल्दी में रहती हो। तभी तो मौका देखते ही तुमने कितनी जल्दी अपनी बहन का हक मार लिया, उसकी जिंदगी खराब करके खुद अग्निहोत्री परिवार की बहू बन गई। सच में तुम बहुत तेज हो। तुम्हारी शक्ल देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम इतनी चालाक भी हो सकती हो। अनुप्रिया की नफरत भरी बातें सुन शिवन्या थोड़ी इमोशनल हो गई। उसने ये सब कुछ अपने परिवार के लिए किया था, लेकिन फिर भी उसके परिवार के कुछ लोग उसे ही इन सब का जिम्मेदार मानते थे। शिवन्या ने अनुप्रिया को समझाने की कोशिश की। ऐसी बात नहीं है चाची, आप जानती हैं, तान्या मेरी इकलौती बहन है। मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगी? बल्कि मैं खुद उस आगोश से शादी करके फंस चुकी हूँ। मेरा यकीन कीजिए, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। अनुप्रिया ने अपना हाथ चटक दिया और शिवन्या से कहा, तुम्हारे ये मगरमच्छ के आंसू बाकी परिवार को बहला सकते हैं, मुझे नहीं। इसीलिए मुझे तो तुम ये बेकार के दिलासे देना रहने ही दो। अनुप्रिया शिवन्या से बदतमीजी कर रही थी। तभी दादाजी वहां पर आ गए। उनके आते ही अनुप्रिया मुंह बनाकर घर से बाहर निकल गई। दादाजी ने आते ही शिवन्या को गले लगा लिया और कहा, शिवन्या, मेरी बच्ची कैसी हो तुम? शिवन्या ने जवाब में सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा दिया। दादाजी शिवन्या को लेकर घर के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने शिवन्या को सोफे पर बिठाया। कुछ देर में नौकर शिवन्या के लिए पानी लेकर वहां आ गया। शिवन्या की मां शिवांगी और उसके पापा महेंद्र जी भी कुछ ही देर में वहां पहुंच गए। जैसे ही उन्हें पता चला कि शिवन्या यहाँ आई है, वो खुद को रोक नहीं पाए। दादाजी ने थोड़ा घबराते हुए शिवन्या से पूछा, बेटा, सब ठीक तो है ना? क्या आगोश तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं करता? कहीं उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत? दादाजी अपनी बात कहते कहते रुक गए। शिवन्या ने मन ही मन जी भरकर आगोश को कोसने के बाद कहा, नहीं दादाजी, उसे जो गलत करना था वो कर चुका। मुझसे शादी करके उसने सबसे बड़ी गलती की है। उसके बाद वो कुछ भी करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दादाजी शिवन्या की माँ और उसके पापा सब उसके चेहरे की उदासी देख सकते थे। शिवन्या की माँ ने उसके हाथों पर अपना हाथ रखा और उसे संभालते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है बेटा, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिर जो कुछ भी होता है वो भगवान की मर्जी से ही होता है। हो सकता है तुम्हारा और आगोश का एक दूसरे के साथ रहना तुम दोनों की किस्मत में लिखा हो। अपनी माँ की बात सुनते ही शिवन्या ने उनके हाथों के नीचे से अपना हाथ ले लिया और कहा, अगर ऐसी कोई किस्मत लिखी भी है जहाँ मुझे और आगोश को साथ रहना है, तो मैं उस किस्मत को बदल दूंगी। खैर, मैं इस वक्त यहाँ उस बारे में बात करने नहीं आई। मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है, कुछ पूछना है, वो भी खासकर आपसे दादू। दादाजी ने तुरंत कहा, हाँ बेटा, पूछो ना, क्या पूछना चाहती हो? शिवन्या ने बिना बात इधर उधर घुमाए कहा, मेरे 21वें जन्मदिन और 1000 करोड़ का क्या कनेक्शन है? क्या ऐसा कुछ है जो आप लोगों ने अब तक मुझसे छुपाए रखा है? क्या आप लोगों ने मुझसे कभी कोई झूठ कहा है? शिवन्या का ये सवाल सुनते ही दादाजी, उसकी माँ और उसके पापा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। शिवन्या के दादाजी के चेहरे की हवाइयां अचानक उड़ गईं। क्या आगोश ने सच कहा था? क्या सच में शिवन्या का परिवार उससे कोई राज छुपा रहा था? क्या शिवन्या उस राज तक पहुंच पाएगी? क्या है शिवन्या के 21वें जन्मदिन और 1000 करोड़ रुपए का सच? ऋषि क्या सोच रहा था? आगोश और शिवन्या को अलग करने के लिए क्या उसके पास कोई प्लान था?
कॉलेज के बाद शिवन्या रजावत मेंशन पहुंच गई थी। उसने बिना घुमाई फिराए अपने दादाजी से सीधे सवाल पूछ लिया कि उसके जन्मदिन और 1000 करोड़ रुपए का क्या रिश्ता है। शिवन्या का सवाल सुनते ही दादाजी, उसके पापा और उसकी माँ शिवांगी तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। शिवन्या के दिल की धड़कनें उनकी चुप्पी से बढ़ती जा रही थीं। दादू बताइए ना, क्या आप लोगों ने मुझे कुछ छुपाया है? क्या कुछ ऐसा है जो मुझे जानना चाहिए लेकिन अभी भी मैं उस बात से अनजान हूँ? शिवन्या की आवाज में डर साफ झलक रहा था। ये देख दादाजी ने कहा, नहीं मेरे बच्चे, ये सब उल्टी सीधी बातें तुम्हें कौन सिखा रहा है? तुम क्या कह रही हो? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, और हमने तो आज से पहले इस बारे में कभी कुछ सुना ही नहीं। ये 1000 करोड़ रुपए कौन से है? किन पैसों की बात हो रही हो तुम? और सबसे बड़ी बात, तुम्हें ये सब किसने बताया? दादाजी ने साफ साफ कह दिया था कि वो इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। ये सुनते ही शिवन्या ने एक गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ गई। वो अपनी जगह से उठकर दादाजी के पास आकर बैठ गई और उन्हें गले लगाते हुए बोली, दादू, मैं जानती थी आप लोग मुझसे कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। उस गब्बर के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। शिवन्या आगोश को गुस्से में गब्बर पुकारा करती थी। शिवन्या के मुंह से गब्बर का नाम सुनते ही दादाजी ने पूछा, गब्बर? ये गब्बर कौन है? शिवन्या इस वक्त उन्हें आगोश और उसके कहे इस झूठ के बारे में कुछ नहीं बताना चाहती थी, इसलिए उसने बहाना बना दिया, नहीं दादू, कोई नहीं। वो दरअसल मुझे आज एक अननोन कॉल आया था और उस इंसान ने मुझे कहा कि मेरा परिवार मुझसे झूठ कह रहा है। उन्होंने मुझसे कोई राज छुपा रखा है और मैं आपसे आकर पूछूं कि मेरे 21वें जन्मदिन और 1000 करोड़ रुपए का क्या राज है। मैंने उस इंसान से उसकी पहचान के बारे में बहुत पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। इस बारे में सोच सोच कर मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। दादाजी शिवन्या के पापा महेंद्र की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में भी हल्की सी परेशानी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन दादाजी ने पलके झपकाकर उन्हें शांत रहने का इशारा किया। इसके बाद उन्होंने शिवन्या का चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, मेरे बच्चे, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो तुम्हें तुम्हारे परिवार के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना। तुम जानती हो ना, हम सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। अगर ऐसी कोई भी बात हुई जो तुम्हारे लिए जाननी जरूरी है तो हम वो खुद तुम्हें बता देंगे। फाइनली शिवन्या रिलैक्स हो गई थी। उसने फिर एक बार दादाजी को कसकर गले लगा लिया और कहा, मैं जानती थी दादू। खैर, अब मैं चलती हूँ, मुझे घर वापस जाना है। वहाँ पर विशाखा आंटी और दादी जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। दादाजी ने हाँ में सर हिला दिया, जिसके बाद कुछ ही देर में शिवन्या अग्निहोत्री मेंशन जाने के लिए निकल गई। शिवन्या को वापस आते शाम के 8 बज चुके थे। रात के खाने की तैयारियां भी हो चुकी थीं। घर के सारे लोग हाल में ही बैठे हुए थे। जैसे ही शिवन्या घर के अंदर दाखिल हुई, दादी जी ने उसे देखते ही कहा, शिवन्या बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गई। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो, उसके बाद आज रात का खाना हम सब साथ में खाएंगे। आज पहली बार तुम हम सबके साथ फैमिली डिनर करोगी। सुबह तो तुम बिना कुछ खाए ही कॉलेज चली गई थी, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना। दादी उठकर शिवन्या के पास आई और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली। उनका प्यार देखकर शिवन्या पिघल गई। पहले तो वो अग्निहोत्री परिवार के साथ खाना नहीं खाना चाहती थी, लेकिन दादी के इतने प्यार से कहने पर वो मना नहीं कर पाई। ठीक है दादी जी, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, आप लोग शुरू कीजिए, मैं अभी आ जाऊंगी। शिवन्या की बात सुनते ही विशाखा ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आज जब तक हमारी बेटी डाइनिंग टेबल पर नहीं आएगी, हम में से कोई खाना शुरू नहीं करेगा। विशाखा भी शिवन्या के पास आई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, हम जानते हैं बेटा, तुम्हें यहाँ इस घर में एडजस्ट करने में बहुत वक्त लगेगा, और जो कुछ भी हुआ उसे तुम कभी उभर पाओगी भी या नहीं, ये तो हम भी नहीं जानते। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें इस घर में वो प्यार मिले जो तुम्हें अपने घर में मिलता था, और तुम यहाँ पर हमेशा खुश रहो। विशाखा और दादी जी के प्यार से शिवन्या को काफी अच्छा लगा। उसने सिर्फ मुस्कुराकर हाँ में सर दिल दिया और अपने कमरे में चेंज करने के लिए चली गई। शिवन्या कमरे में आई और उसने जल्दबाजी में अलमारी खोली। अलमारी से उसने कुछ कपड़े निकले, तभी बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई।
जैसे ही शिवन्या मुड़ी, उसके सामने आगोश इस वक्त टाउल में खड़ा हुआ था। आगोश के बालों से पानी टपक रहा था और उसका पूरा बॉडी भीगा हुआ था। कपड़ों के नाम पर उसने शरीर के निचले हिस्से में सिर्फ एक तौलिया लपेटा हुआ था। आगोश को इस हाल में देखकर अचानक शिवन्या की चीख निकल गई और वो मुड़कर दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। आगोश की इस हरकत से शिवन्या को बहुत गुस्सा आया। उसने आगोश पर चिल्लाना शुरू कर दिया, ये क्या बदतमीजी है? तुम जानते हो ना, अब इस कमरे में तुम अकेले नहीं रहते, तुम्हारे साथ मैं भी हूँ। थोड़ा तो लिहाज रखा करो। तुम ऐसे बिना कपड़ों के कमरे में कैसे घूम सकते हो? शर्म नाम की चीज है या नहीं तुम्हारे अंदर? शिवन्या की आवाज में उसकी घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। दरअसल ये सब कहते वक्त शिवन्या की आवाज कांप रही थी, जिससे आगोश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो धीरे धीरे शिवन्या की तरफ बढ़ा। जब आगोश ने कोई जवाब नहीं दिया तो शिवन्या को लगा कि शायद वो भी घबराकर बाथरूम में चला गया होगा। यही सोचकर जैसे ही शिवन्या मुड़ी, वो फिर से डर गई। इस बार आगोश ठीक उसके सामने खड़ा था। अचानक आगोश को अपने सामने देख शिवन्या एक कदम पीछे होने को हुई, लेकिन तभी उसका सर अलमारी से टकरा गया। शिवन्या का सर अलमारी से बहुत जोर से टकराया था, जिसकी आवाज सुन आगोश ने तुरंत उसका सर पकड़ लिया और वहां पर रब करते हुए बोला, आराम से, मैं कोई डायनासोर नहीं हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा। अलमारी अगर ज्यादा जोर से लग गई तो डायनासोर की तरह तुम भी इस दुनिया से गायब हो जाओगी। आगोश ने शिवन्या के सर पर जहां चोट लगी थी वहां देखने के लिए उसे अपने थोड़े से करीब कर लिया। आगोश की बॉडी से आ रही वो भीनी खुशबू शिवन्या को मदहोश कर रही थी। अपने आप ही शिवन्या की आंखें बंद हो गईं। उसने गहरी सांस ली और आगोश की बॉडी से आ रही खुशबू को महसूस करने लगी। आगोश ने शिवन्या के सर पर जहां चोट लगी थी उसे देखने के बाद एक कदम पीछे लेकर शिवन्या का चेहरा देखा। शिवन्या की आंखें अभी भी बंद थीं। उसकी बंद आंखें और मासूम चेहरा देख कुछ पल के लिए तो आगोश के दिल की धड़कनें भी रुक गईं। शिवन्या इस वक्त बहुत प्यारी और क्यूट लग रही थी। उसे इस तरह देख आगोश के चेहरे पर भी अपने आप बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। आगोश शिवन्या को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी शिवन्या ने आंखें खोली। आगोश को मुस्कुराता हुआ देख शिवन्या फिर से चिढ़ गई। मेरे सामने खड़े दांत क्या फाड़ रहे हो? मुझे मारने का इरादा है क्या? और ये चोट भी मुझे तुम्हारी ही वजह से लगी थी। अगर तुम अचानक इस तरह मेरे इतने करीब आओगे तो मुझे डर तो लगेगा ना? शिवन्या की बात सुन आगोश होश में आया। उसने कुछ सोचने का नाटक किया और फिर कहा, अच्छा, तो तुम्हें मुझसे डर लगता है? अच्छी बात है, लगना भी चाहिए, मैं बहुत खतरनाक हूँ। आगोश ने यह सब कुछ थोड़े मजाकिया अंदाज में कहा था, जिसे सुन शिवन्या ने जबरदस्ती वाली मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ हाँ, वेरी फनी। वैसे तुम इस तरह बिना कपड़ों के कमरे में क्या कर रहे हो? जाओ, जाकर कपड़े पहन लो। शिवन्या अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ जा रही थी। तभी आगोश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। उसने शिवन्या को पीछे से गले लगाते हुए उसके बाल आगे किए और उसकी गर्दन के पास होंठ ले जाते हुए बोला, मुझे सुबह किसी ने कहा था कि शादी हुई है कोई काला पानी की सजा नहीं, जो इंसान अपना रूटीन फॉलो करना छोड़ दे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बात को मैं भी अपनाऊं। शादी से पहले मैं अपने कमरे में इसी तरह रहा करता था और कभी कभी तो मैं बिना कपड़ों के ही सो जाता था। आगोश जानबूझकर शिवन्या को डरा रहा था। शिवन्या भी उसकी बातों से घबरा रही थी। डर के मारे शिवन्या की रोंगटे खड़े हो रहे थे। आगोश उसके पीछे खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। शिवन्या को इस तरह चिढ़ाने में उसे बहुत मजा आ रहा था। तभी अचानक आगोश के बाल से एक बूंद पानी शिवन्या की पीठ पर गिरा और शिवन्या डर के मारे कांप गई। उसने हकलाते हुए कहा, तुम मजाक कर रहे हो ना? देखो सुबह मैंने जो कुछ भी कहा था वो ठीक है, लेकिन अब हम दोनों इस कमरे में साथ रहते हैं तो हमें बाउंड्री मेंटेन करनी चाहिए, है ना? बाउंड्री वाली बात सुनते ही आगोश ने कहा, अगर तुम इस रिश्ते की बाउंड्रीज मेंटेन नहीं कर सकती तो मैं क्यों करूं? तुम भी तो शादीशुदा होने के बावजूद अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिल रही हो ना? आगोश की ये बात सुनते ही अचानक शिवन्या की आंखें बड़ी हो गईं। उसने मुड़कर आगोश के चेहरे की तरफ देखा, जैसे वो पूछना चाहती हो कि उसे कैसे पता कि वो ऋषि से मिली थी। शिवन्या कुछ पूछ पाती उससे पहले ही एक नौकर ने आकर उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया।
आगोश तुरंत दरवाजा खोलने चला गया। दरवाजा खोलते ही उसे नौकर ने कहा, सर, दादी जी आपको डिनर के लिए बुला रही हैं। आगोश ने हाँ में सर हिलाया और उससे कहा, तुम जाओ, हम 2 मिनट में आ रहे हैं। अब उसने फिर से दरवाजा बंद कर दिया और शिवन्या से कहा, ये सारी बातें तो होती रहेगी, तुम जाओ, जाकर चेंज कर लो। वैसे भी अब तो हर रात हमें इस कमरे में एक साथ ही गुजारनी है, माय डियर वाइफी। आगोश ने शिवन्या को आंख मारी और अपने कपड़े लेकर क्लोजेट में चला गया। शिवन्या भी कुछ देर तक वहीं खड़ी रही और कुछ देर बाद जाकर चेंज करके नीचे डाइनिंग टेबल पर चली गई। पूरा अग्निहोत्री परिवार डाइनिंग टेबल पर शिवन्या और आगोश को एक साथ देखकर बहुत खुश था। आज सब ने एक साथ मिलकर डिनर किया और कुछ देर बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। खाना खत्म होने के बाद एक नौकर ट्रे में ग्रीन टी का सामान तैयार कर रहा था। सबकी नजरों से बचते हुए उसने कैटल में एक सीरम डाल दिया और उसे अच्छे से मिक्स कर दिया। वो नौकर ट्रे लेकर सीधा ऊपर के फ्लोर में आगोश के कमरे के पास चला गया। उसने दरवाजा खटखटाया तो शिवन्या ने दरवाजा खोला। उस नौकर ने वो ट्रे शिवन्या को देते हुए कहा, मैडम, ये सर की ग्रीन टी है, रोज रात को सोने से पहले ग्रीन टी पीते हैं। शिवन्या ने उसे ट्रे को देखकर कहा, लेकिन आगोश तो इस वक्त स्टडी रूम में है, आप ये ट्रे उसे वहीं दे आइए। वो नौकर जबरदस्ती कमरे में घुस गया और उसने ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा, नहीं मैडम, सर को ग्रीन टी बेड पर ही पीनी अच्छी लगती है। मैं उनके कमरे में वापस आने तक का वेट कर देता, लेकिन मेरी शिफ्ट का टाइम खत्म हो रहा है और मेरा बच्चा भी बीमार है, तो मुझे घर जल्दी जाना है। क्या आज के दिन आप उन्हें ग्रीन टी बनाकर दे देंगी? उस नौकर की बात सुन शिवन्या सोच में डूब गई। उसका जवाब न मिलने पर नौकर ने फिर कहा, मैं आपसे करने के लिए नहीं कहता, लेकिन मुझे अपने बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास भी जाना है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप नहीं कर सकती तो। शिवन्या ने तुरंत मना कर दिया, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आगोश को ग्रीन टी बनाकर दे दूंगी, आप जाइए, आप अपने बच्चों को लेकर अस्पताल चले जाइए। उस नौकर ने मुस्कुराकर सर झुका लिया। वो कमरे से बाहर जा रहा था, तभी कुछ सोचकर शिवन्या ने कहा, रुको। शिवन्या के अचानक रोकने पर वो नौकर घबरा गया। उसके सर पे पसीना आने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो शिवन्या अलमारी के पास चली गई। उसने अपने पर्स में से कुछ पैसे निकाले और उस नौकर को देते हुए कहा, हो सकता है आपको इन पैसों की जरूरत पड़े, आप प्लीज अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा। उस नौकर ने राहत की सांस लेकर सर से पसीना पोंछा और पैसे लेकर मुस्कुराकर वहां से निकल गया। वो नौकर इतना डरा घबराया क्यों था, जैसे वो कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहा हो। उस नौकर ने ग्रीन टी के कैटल में क्या मिलाया था? जब शिवन्या ने अपने 21वें बर्थडे की बात दादाजी से की थी, तो वो उसकी बात सुनकर घबरा क्यों गए थे? क्या वो सच में शिवन्या से कोई राज छुपा रहे थे? अकेला खड़ा एक आदमी चमक भरी आंखों से पहाड़ों की तरफ देख रहा था। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी। तभी उसके दोस्त ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। सपने देख रहा है अविनाश? अविनाश ने मुड़कर देखा। सपने तो बहुत दिन से देख रहा था, अब सच होने का वक्त आया है। अब मेरी छुट्टी मंजूर हो गई है। दोस्त ने खुश होते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, तेरी बीवी कब से इंतजार कर रही थी। अविनाश के चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई। शादी के दिन ही बुलावा आ गया था, न बीवी से बात करने का मौका मिला, न उसके आंसू पोंछने का। दोस्त ने कोहनी मारकर उसे छेड़ा, साफ साफ बोल, न सुहागरात मनाने का मौका मिला, न हनीमून पर जाने का। अब दिल के सारे अरमान पूरे कर लेना। अविनाश ने शर्मीली से मुस्कुराहट देते हुए कहा, 1 महीने की छुट्टी है अरुण सर, हनीमून तो बनता है। देश की सरहद पर ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरी सेना की एक चौकी पर हमेशा की तरह खुशनुमा और हल्का माहौल था। एक कमांडर के साथ यहाँ पर 2 अफसर और कुछ जवान तैनात थे। ढलते सूरज की हल्की रोशनी में सभी आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। अचानक गोलियों की दंदनाहट से मीलों तक फैला सन्नाटा दहल गया। पेड़ों पर बैठे पंछियों का झुंड आसमान की तरफ उड़ गया। पहली गोली अविनाश के सीने को चीर गई। अरुण के सामने वो लाश बनकर गिर पड़ा। चेहरे पर अब तक वही शर्मीली मुस्कान थी। अरुण बैरक्स की तरफ भागा। बाकी फौजी भी तेजी से उठकर बंदूकों की तरफ दौड़े, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले सभी एक एक करके गोलियों का निशाना बन गए। कुछ ही देर में वातावरण फिर से पहले जैसा शांत हो गया।
ऐसे में भारी कदमों की आवाज चौकी की तरफ बढ़ रही थी। काले कपड़े पहने, भारी दाढ़ी और क्रूर चेहरे वाला एक लंबा चौड़ा आदमी 5 लोगों के साथ वहां पहुंचा। एक जगह खड़े होकर उसने चारों तरफ देखा। सब कुछ तहस नहस हो चुका था। खून से लथपथ फौजियों की लाशें जमीन पर पड़ी थी। किसी का हाथ गायब था तो किसी का सिर फट गया था। इतने भयंकर मंजर को देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक गर्वीली मुस्कान आ गई। उसने अपने साथी के हाथ से सैटेलाइट फोन पर एक बटन दबाया और अहंकार भरी आवाज में कहा, मुबारक हो जनाब, पहला मिशन कामयाब हो गया। उधर से जवाब सुनकर उसने ठहाके लगाते हुए कहा, उन्हें एक गोली तक चलाने का मौका नहीं दिया हमने, सब के सब पहले वार में ही खत्म। फोन काटकर उसने नफरत से मरे हुए सैनिकों की तरफ देखा। बेवकूफ कहीं के,